तो यहाँ पर हम लोग सिंपली वही देखने वाले हैं सबसे पहले कि मेटल में करंट किस तरह से फ्लो करता है, और अगर उसको हम लोग एक्वस फॉर्म में लेना, पानी घोल करके लेते हैं, तो वहां पर किस तरह से करंट फ्लो करता है। तो मेटालिक कंडक्टर का तो लगभग जानकारी है ही, सारे लोगों को 10th में ये पढ़ा दिया जाता है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है वो किसके मूवमेंट से होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, है ना। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि अगर वायर को गर्म करते हैं, ठीक है, एक कॉपर वायर ले लो और एक तो सिलिकॉन ले लो। एक कॉपर क्या है, ये तुम्हारा मेटल है, और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। इन दोनों को अगर गर्म करेंगे तो इनका कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाएगा, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दोनों में बढ़ेगा, इस मेटल में तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर गर्म कर रहे हैं ना तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब दोनों में केस क्या होता है कि मेटल में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद उसको हम लोग गर्म कर दिए, तो गर्म करने से बहुत सारा और फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, अब वहां पर जगह नहीं बचता है कि वो मूव कर सके, ठीक है ना। मूव करने के लिए जगह नहीं बचता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना, करंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है और इसका जो रेजिस्टेंस होगा बढ़ जाएगा। तो ये याद रखना, मेटल को अगर गर्म करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं मिल पाता है मूव करने के लिए, इसलिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत कम कम था, गर्म कर दिए तो अब थोड़ा सा ठीक लेवल में आ गया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, करंट जो है ना इंक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। दीज आर द मेटालिक सब्सटेंस, मेटालिक कंडक्टर क्या है, तो these are the metallic substances which allow electricity to pass through them without undergoing any chemical change। यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, वही हम लोग जब NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं ना तो वहाँ पर केमिकल चेंजिंग होता है, सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाता है, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, और फिर वो आयन मूव करना शुरू कर देता है। पर यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, बस इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ सच कंडक्टर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और होल वो दोनों क्या होंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। कैसे मूव करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, देखो अभी इन तीनों में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब हम लोग करंट देंगे तो ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, है ना, ए वाला खाली हो गया। उसके बाद अगला बार नेक्स्ट टाइम जब होगा, अभी हमारा ए वाला खाली हो गया है, अगला स्टेप में ए इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन आगे, है ना, ए वाला इलेक्ट्रॉन अगला स्टेप में इसमें जंप कर जाएगा, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया था वो अगला स्टेप में, फिर ए वाला खाली। तो तुमको लगेगा ना कि इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है और हॉल इधर भाग रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन और हॉल का दोनों का जो मूवमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हम लोग हॉल के जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है ना, उस डायरेक्शन को ओरिजिनल मान करके चलते हैं, और हम लोग ये मानते हैं कि करंट उधर ही फ्लो करता है ना। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, या फिर हॉल के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। नहीं, हॉल तो इधर जा रहा है ना, तो करंट भी इधर ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हम लोग करंट मानते हैं ना, ये हमारा मान्यता है। इलेक्ट्रॉन जिधर से मूव कर रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। करंट अगर इधर जा रहा है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, हॉल इधर मूव कर रहा है। द कंडक्शन ड्यू टू मेटालिक कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। सीजियम, Hg एंड गैलियम आर मेटालिक कंडक्टर, ये सारे के सारे मेटालिक कंडक्टर हैं, बट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बट ये सारे रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्मेट में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलाइट मेन वही था हमारा, एक तो कंडक्टर था, सॉलिड कंडक्टर, जिसके बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पर कंडक्टर ही होगा बट वो लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में होगा, और वहां पर जो करंट फ्लो करेगा ना वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करंट फ्लो करेगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था ना, जो कि पिछला स्लाइड में हम लोग देखे थे, वो सारा फिजिक्स का पार्ट हो जाता है, वहां पर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था ना, बट यहाँ पर केमिकल चेंजिंग हो रहा है, Na+Cl- इस तरह से ब्रेक हो रहा है, तो इसको बना दिया गया केमिस्ट्री का पार्ट, और ये वाला पूरा हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, Na+Cl या फिर HCl हो गया, बहुत सारा ऐसा हो सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है,
कोई होता है आसानी से डिसोसिएट कर गया तो उसमें करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, कोई होता है आसानी से डिसोसिएट नहीं करता है, नहीं टूटता है, तो उस सब में मुश्किल होता है करंट फ्लो करना। तो उसी के प्रॉपर्टी, जैसे वहां पर लोग मेटल नॉन कंडक्टर पढ़ रहे थे ना, कंडक्टर नॉन कंडक्टर सेमी कंडक्टर, उसी तरह से यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइट रहा तो कब वो अच्छा करंट फ्लो करेगा और कब अच्छा नहीं करंट फ्लो करवाएगा। उसमें पढ़ते थे कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ भी पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर भी ये भी पढ़ने वाले हैं कि मतलब कंसंट्रेशन पर कंसंट्रेशन अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो Na+Cl- तो NaCl कंसंट्रेशन बढ़ाने क्या, ज्यादा से ज्यादा नमक डाल दिए उसमें, पानी में मिला दिए, जितना ज्यादा नमक मिलाएंगे उतना ज्यादा कंसंट्रेशन उसका बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो सारा हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। These are the substances which allow the electricity to pass through them in their molten state। या तो पिघला हुआ रहेगा और या फिर एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है ना। पिघला हुआ कंडीशन में सॉलिड फॉर्म में करंट फ्लो करेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसके एटम्स सॉलिड फॉर्म में उनके जो एटम्स होंगे ना क्लोजली एक दूसरे से पैक्ड होंगे, बंधे हुए होंगे। देखो NaCl का दो फॉर्म हो सकता है, एक लिक्विड लो पानी में डाल करके और एक लो सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में क्या होंगे ना कि इनके एटम्स होंगे काफी क्लोज होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। इनके पास उतना स्पेस नहीं रहेगा मूवमेंट के लिए, तो इसमें करंट कम फ्लो करेगा। लेकिन वही पानी डाल दो तो फिर Na+Cl- में ब्रेक हो गया, फिर करंट ज्यादा फ्लो करने लगेगा। दीज अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन एक केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया है ना, टूट जाना। when electricity pass through them, जब करंट इसे पास करवाते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है। इन रियल सेंस द इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस है which dissociate into its ion, वो अपने आयन में ब्रेक हो जाता है जब हम लोग इसको किसी पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि पानी, पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें हम लोग डालते हैं तो एक क्या होता है, अब आयन में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट सिंपल वही है, पानी में डालो अपने कंस्टिट्यूट पार्टिकल में जो है ना वो ब्रेक हो गया और उसके बाद उसमें से करंट फ्लो करने लगा। तो जैसे वहां पर तार था, मेटल था, जैसे वहां पर पहले हम लोग कॉपर के प्रॉपर्टी और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी पढ़ते थे, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर का रेजिस्टिविटी पता करते थे, है ना, कौन कितना ज्यादा कंडक्टर है, किससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वो पढ़ते थे। वहां पर बस वही सब चेंज होकर के अब HCl आ गया, NaCl आ गया, CH3COOH आ गया, ये सारा कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट और कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर इसको मेटल बोलते थे, यहाँ पर इसको कंडक्टर बोलते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब कंडक्शन इसमें कैसे होता है तो अभी तो पता चल ही चुका है कि आयन में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कब बोलेंगे, जब करंट आयन की वजह से फ्लो कर रहा होगा। तो जो भी मटेरियल हम लोग लेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड। अब कंडक्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिए हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हो। वीक वाला जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा, टूटेगा नहीं तो करंट फ्लो करने में दिक्कत होगा। साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, नेचर पर डिपेंड करेगा सॉल्वेंट का, कितना उसको तोड़ पा रहा है आयन को कि नहीं तोड़ पा रहा है। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो ज्यादा तेज करंट फ्लो करेगा, कंसंट्रेशन लो रहेगा तो कम। उसके अलावा टेम्परेचर पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा उस पर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होंगे, जैसे पहले था सॉलिड कंडक्टर के बारे में, कुछ कंडक्टर होता था, कुछ नॉन कंडक्टर होता था, कुछ सेमी कंडक्टर होता था। उसी तरह से यहाँ पर भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कम करंट फ्लो करेगा, जैसा कि सेमी कंडक्टर में कम करंट फ्लो करता था, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा करंट। एसिड बेस एंड देयर साल्ट, ऑल आर, ये सब साल्ट ही है ना, NaCl। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इसी में से कुछ स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ वीक होता है, ये सारा का सारा स्ट्रॉन्ग है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू डिसोसिएट, कितना आसानी से ब्रेक हो जाता है इस पर इसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। हाँ, जैसे अगर मान लो कि ये सब में से कुछ ले रहे हो तो ये सब बहुत जल्दी ब्रेक होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि करंट अच्छा फ्लो करेगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। वहीं यहाँ पर ले लो, ये उल्टा पुल्टा लिखा गया है CH3, अच्छा ये वाला है CH3COOH, और
H2CO3 है, हाँ, जिंक क्लोराइड HgCl2, ये सारा उतना फास्ट ब्रेक नहीं होगा, तो इसमें करंट का कंडक्टिविटी थोड़ा सा लो ही रहने वाला है। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दे दिया है, क्या क्या डिफरेंस है। तो एक में इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट था, तो उसमें मूवमेंट किस चीज का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर मूवमेंट किस चीज का हो रहा है, आयन का। नो केमिकल चेंज, यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना जो होता है ना, ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन। अब NaCl में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा का रिडक्शन होता है। Na+, एक क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए तो Na+ बना है। इसको ऐसे लिखो, Na माइनस, Na बन गया Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से एक क्या बन गया, यहाँ पर Cl- लिखो और यहाँ पर Cl लिखो और प्लस इलेक्ट्रॉन लिखो। तो एक इलेक्ट्रॉन Cl क्या किया है, गेन किया है, गेन किया है, तो इस पर एक माइनस चार्ज आ गया। चार्ज का रिडक्शन मतलब खत्म, कम हो जाना ही रिडक्शन। चार्ज का घटा है ना, इसलिए बोलते हैं क्लोरीन का रिडक्शन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा का रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें होना कंपलसरी है, और इसमें इस टाइप का कुछ नहीं होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, इसमें मैटर का कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, मैटर जैसे तुम देखोगे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, जैसे दो ठो इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, इसमें जब करंट फ्लो करवाते हैं ना, तो यहाँ से मटेरियल उठ उठ करके और इस पर आकर के जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक मेथड होता है तुम्हारा, जैसे हम लोग परत चढ़ाते हैं ना किसी चीज पर, एक मेटल पर दूसरा चीज का परत चढ़ाते हैं, तो वो करंट का ही यूज करके चढ़ाते हैं, तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिलता है, मैटर इसमें ट्रांसफर होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेटल में हम लोग देखे थे, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मतलब जगह नहीं मिल रहा था उनको आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस, फैराडे लॉ इज नॉट अलाउड, फैराडे लॉ को आगे पढ़ना है, इसमें हम लोग फैराडे लॉ पढ़ेंगे, यहाँ पर फैराडे लॉ यूज होता है, यहाँ पर नहीं यूज होता है, यहाँ पर सिर्फ ओम्स लॉ, है ना। डिफरेंस देख लिए। उसके बाद है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इसमें कंडक्टेंस किस तरह से होगा, the power of electrolyte to conduct electric current is called conductance, मतलब उसका करंट को फ्लो करवाने का जो पावर है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलेंगे। जस्ट लाइक मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन आल्सो ओबे ओम्स लॉ, यहाँ पर भी ओम्स लॉ फॉलो करता है। ओम्स लॉ के अनुसार करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज होगा, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट तुम्हारा बढ़ेगा, है ना। अगर यहाँ पर करंट, इसमें मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट कोई केमिकल रखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करेंगे उतना इससे करंट पास हो जाएगा, तो ओम्स लॉ को ये फॉलो करता है। उसके बाद एक कंडक्टिविटी सेल है, एक तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। कंडक्टिविटी सेल होता क्या है, द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन तुम लिए हुए हो उसका हम लोग रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, है ना। मान लो कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर डाला हुआ है, इसका हम लोग को मेजर करना है रेजिस्टेंस कि इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का या फिर कंडक्टिविटी सेल का यूज करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मे बी डन विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। इस कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ हम लोग जोड़ देते हैं। देखो अगला फिगर में कंडक्टिविटी सेल हम लोग को मिल जाएगा, ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज, और यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल दिया गया, कंडक्टिविटी सेल का फोटो है इसमें, ये देखो ये तुम्हारा कंडक्टिविटी, इसके अंदर है मटेरियल लिक्विड जो भी है इलेक्ट्रोलाइट वो इसके अंदर डाला हुआ है, और यहाँ पर दो जिसका भी मेजर करना है रेजिस्टेंस, HCl मान लो HCl का या फिर NaCl का, CH3COOH का, जिसका भी रेजिस्टेंस मेजर करना है ना उसको इसमें डाल दो। यहाँ पर प्लेटिनाइड
इलेक्ट्रिक प्लेट लगा हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। इसका लेंथ रहेगा L, मान लो लेंथ है, और इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ करके और इसको हीट स्टोन ब्रिज में डाल देते हैं। ऐसे तो हीट स्टोन ब्रिज से निकाल ही सकते हैं, अब ऐसे डायरेक्ट भी निकल जाता है। डायरेक्ट कैसे निकलता है? हाँ, डायरेक्ट मेजर कर लेंगे, अभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया है, डायरेक्ट मेजर करके बता देंगे कि इतना रेजिस्टेंस है इसका। तो पहले हम लोग वो वाला देख लेते हैं। देखो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल हीट स्टोन ब्रिज में, हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, सिंपल 4 ठो रेजिस्टेंस होता है ना। और यहाँ पर एक ब्रिज है, इसका और इसका पोटेंशियल, इससे कोई करंट पास नहीं करता है। इसमें हम लोग का होता क्या है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। कनेक्ट कर दोगे तो भी इसमें से करंट पास नहीं करेगा। ये डिटेक्टर इसलिए लगाते हैं ना, यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना, इसका मतलब हीट स्टोन ब्रिज तुम्हारा बैलेंस नहीं है। जब ये डिटेक्शन शो करना बंद कर देगा ना, इसका मतलब हीट स्टोन ब्रिज तुम्हारा बैलेंस हो गया। डिटेक्शन तो मतलब अगर डिटेक्ट, जब तक डिटेक्ट कर रहा है तब तक तुम्हारा बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। हीट स्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन होता है R1/R2 तुम्हारा बराबर होना चाहिए R3/R4 के। जब एक गेन कर लेंगे ना, तो एक हीट स्टोन ब्रिज रेडी हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस डाल देता है, यहाँ रेजिस्टेंस डाल देता है, यहाँ डाल देता है, ठीक है। इसको सोल्व करना रहता है। हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि इसका जो रेशियो है ना वो सेम आ रहा है, और जैसी रेशियो सेम आता है इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, हटाकर फिर उसको सॉल्व कर देते हैं। तो वही तो है हीट स्टोन ब्रिज को पहचानने का तरीका। यहाँ पर अगर डिटेक्ट कर रहा है करंट, इसका मतलब वो रेडी नहीं है हीट स्टोन ब्रिज तुम्हारा, और जैसे डिटेक्ट करना बंद कर दिया उसका मतलब वो ठीक है। तो तुमको अभी निकालना है R2 का वैल्यू। R2 बराबर हम लोग यहाँ से ऐसे करके, हाँ, वो जो कंडक्टिविटी सेल है ना यहाँ पर डाल देंगे, और 3 वो तो रेजिस्टेंस हम लोग को पहले से पता रहेगा, है ना। यहाँ पर डिफ्लेक्शन देख लेंगे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, हाँ, तभी ये बैलेंस्ड ब्रिज कहलाएगा, नहीं तो तुम ये फार्मूला नहीं लगा सकते हो। जब डिफ्लेक्शन बंद होगा ना तभी ये फार्मूला हम लोग लगा पाएंगे और हमारा R2 निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। आगे दे रखा है, नाउ ए डे इन एक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स आर अवेलेबल व्हिच कैन डायरेक्टली रीड द कंडक्टेंस। मतलब अब ऐसा आ गया है ना मटेरियल, मतलब कि जो डायरेक्टली इसका इंस्ट्रूमेंट ऐसा आ गया है, डायरेक्टली इसका कंडक्टेंस या इसका रेजिस्टेंस वगैरह मेजर कर सकता है। कंडक्टिविटी सेल कंटेन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ये दोनों प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पर भी सेम चीज दिखाया है ना। इसको या तो इन दोनों वायर को या तो हीट एक्सचेंजर से जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगा करके मेजर कर लो कि अंदर में क्या रेजिस्टेंस है इसका। जोड़ा हुआ तो नहीं है, इसमें भी तो कहाँ जोड़ा हुआ है, तुमको तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो तुम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तब तो पता चलेगा। देखो यहाँ पर जो है ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हम यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं। पिछला वाला में तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट लगा करके और मेजर कर लिए कि इस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कितना है। इन पिछला केस में तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो तुम क्या किया था, इन दोनों सर्किट को हीट स्टोन ब्रिज था ना इस तरह से, हाँ, तुम क्या किया कि यहाँ पर इसको इस टर्मिनल को जोड़ दिया, ठीक है। और फिर हम लोग इन तीनों का रेजिस्टेंस पता था तो इसका हम लोग को पता चल गया। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि अब ऐसा मतलब मीटर आ गया है जहाँ से हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। और ऐसे भी ये भी रेजिस्टेंस जो नॉर्मल वाला भी होता है ना, उसको भी हम लोग मल्टीमीटर देखिए, पीला वाला से नाप लेते हैं, तो ऐसे भी बोल रहा है इसका भी मेजर कर लेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला और जानना है, इसको कप्पा पढ़ते हैं, ठीक है ना। कप्पा के टाइप का रहता है, के टाइप का है कप्पा, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। एक्चुअली बता रहे हैं, हमारा आर जो होता है ना वो क्या होता है, रो इंटू L/A, है ना। तो यहाँ से L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इस रो को हम लोग 1/कप्पा लिख सकते हैं इंटू C स्टार क्या हो गया, सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट, यहाँ से अगर हम लोग C स्टार का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, K इंटू R। मतलब सेल कांस्टेंट हम लोग कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस कर करके निकाल सकते हैं। हमारा कंडक्टिविटी, आर रेजिस्टेंस एक कंडक्टेंस, और हमारा सेल कांस्टेंट। उसके बाद एक तो और नया टर्म है ये मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कुछ अलग नहीं है, बस जैसे हम लोग पहले से कंडक्टिविटी के पढ़े थे ना, तो
कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन, ठीक है। पर यूनिट कंसंट्रेशन में जो कंडक्टिविटी होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। पर यूनिट कंसंट्रेशन मतलब एक निश्चित अमाउंट ले लो उसका, उस अमाउंट में उसका कंडक्टिविटी कितना है वो पता करने का एक तरीका है। तो इसमें जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन मेजर करने का बहुत सारा तरीका है। मोलालिटी है, नॉर्मलिटी है, बहुत सारा स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे ना डिफिनेशन। तो यहाँ पर जो इसको डिफाइन किया गया है ना, वो मोलारिटी को लेकर के डिफाइन किया गया है। अब मोलारिटी में देखो यहाँ पर होता है नंबर मोल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोग क्या लेते हैं, लीटर में। इसको अगर थोड़ा सा और बढ़ा दो ना, तो K इंटू 1000 बटा मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम, यही होता है ना। इस वॉल्यूम को ऊपर लिख सकते हैं, हाँ ऊपर कर दो, K इंटू 1000 इंटू V डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, ये जो हमारा कंडक्टिविटी है ना, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है K इंटू वी, ठीक है, वॉल्यूम इंटू कंडक्टिविटी। K तुम्हारा नॉर्मल कंडक्टिविटी है और V क्या है, वॉल्यूम है। अब यहाँ से दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा सा। अगर मान लो कि NaCl है, ठीक है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में तुम NaCl डाल दिया, ठीक है, तो NaCl 100 ग्राम डाले हैं, है ना, हाँ 100 ग्राम NaCl डाले, ठीक है। अब हम लोग क्या किए ना कि इसमें 1 लीटर पानी और बढ़ा दिए। अब क्या हो गया, 2 लीटर हो गया। तो 2 लीटर हो गया तो उस समय कंडक्टिविटी का क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन हम लोग का स्टार्टिंग में, कंसंट्रेशन जो होता है, कंडक्टिविटी जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पर तो हम लोग कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी घटेगा। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा उसका, हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन अगर घटा दें, कंसंट्रेशन रिड्यूस करते हैं, कंसंट्रेशन घटा रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पानी तुम एक्स्ट्रा मिला दिया ना नमक में जितना ज्यादा पानी डालते जाओगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी कम रहेगा, कम कंडक्टर की तरह, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं या पानी डालते हैं, पानी डालने से कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कि जितना पानी डालते जाओगे, जितना डिल्यूट करोगे या फिर जितना कंसंट्रेशन कम करोगे, ठीक है, कंसंट्रेशन कम करना मतलब डिल्यूट करना भी इसको बोलते हैं। डी यहाँ पर लिख देते हैं, डी को तुम बढ़ा रहे हो, डी बढ़ा रहा है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया, ये लाइन बहुत अच्छा से याद रखना है। वॉल्यूम बढ़ाना मतलब कि सॉल्वेंट ऐड करना, सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब कंसंट्रेशन डाउन होना, कंसंट्रेशन डाउन होने का मतलब ये और ज्यादा डिल्यूट हो गया, पतला हो गया। डिल्यूट होने का मतलब कि कंडक्टिविटी डिक्रीज कर गया और मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया। इस सबका यूनिट इसमें ऐड किया हुआ ना। यहाँ पर देखो K का यूनिट क्या हो गया, K का यूनिट कंडक्टिविटी का ही अच्छा खासा बड़ा यूनिट आ जाएगा। देखो R बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। तो K बराबर हो जाएगा एल बाई आर ए। तो एरिया लेंथ का तो हो गया मान लो मीटर, ए ओम और ए मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर लोगे तो सेंटीमीटर भी चलेगा। तो यहाँ पर ओम पर सीएम, सिर्फ K का इतना आ गया, पर ओम पर सीएम। एक तो ओम आया और एक तो सीएम के पावर -1 आया। एक तो ओम आया और एक क्या आया, लिख लेते हैं सारा, हाँ देख लेते हैं। हम लोग का अभी ए आया, ठीक है, K का वैल्यू। उसके बाद एम का दो बटा, एम का क्या था, नंबर ऑफ मोल, नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, लीटर का सीएम क्यू। सीएम का वैल्यू क्या, अच्छा यहाँ पर नंबर रहेगा इंटू वॉल्यूम, ऐसे हो जाएगा ना, वॉल्यूम तो ऊपर चला जाएगा। तो ओ एच एम सी एम -1 और भी का सी एम क्यू। तो उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी वैसा ही है, वहां पर बस मोलारिटी लिया था
और यहाँ पर नॉर्मलिटी लेगा। हाँ, बाकी सब सेम। ठीक है, तो अगर नॉर्मलिटी देगा तो बस सोल्व वैसे ही कर लेना, यहाँ पर बस एन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। नॉर्मलिटी इसका डेसी मतलब 1/10 है। 1/10 0.1। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओवर कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर का क्या प्रभाव पड़ता है कनेक्टिविटी पर। तो द कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर पर तो डिपेंड करेगा ही कि वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुम यूज कर रहे हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, है ना। द रीजन फॉर सच डिफरेंस इज डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट ऑफ देयर सॉल्यूशन। क्या लिखा है, द रीजन फॉर सच डिफरेंस इज डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ द आयन प्रेजेंट। हाँ, आयन कितना प्रेजेंट है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या स्ट्रॉन्ग वाला में ज्यादा आयन रहेगा, वीक वाला में आयन कम रहेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, आसानी से पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है। कर लिए सारा कुछ हम लोग, प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशन। वीक वाला में क्या होगा, एसोसिएट लेस, है ना, डिसोसिएट लेस, कम टूटे गए। इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा। वेरिएशन ऑफ कनेक्टिविटी विद डिलूशन। डिलूशन में वेरिएशन हम लोग देख लिए, पानी डालेंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ेगा। डिलूशन, डिलूशन मतलब पानी डाल रहे हो, कनेक्टिविटी बढ़ा था। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिलूशन, है ना। क्यों इंक्रीज कर रहा है वो देख ही चुके हैं हम लोग, बहुत लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी भी हम लोग पढ़े ना अभी, नॉर्मलिटी वाला। दोनों तो सेम ही था, दोनों में बढ़ेगा। देखो एक बोल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीज। बोल रहा है कि वॉल्यूम भी बढ़ जा रहा है ना, इसलिए कनेक्टिविटी तो घट रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ने से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंडक्टिविटी। इट मे बी नोटेड दैट डिक्रीज इन के बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है लेकिन तुम्हारा वॉल्यूम है ना वो ज्यादा बढ़ रहा है, के का असर जो है वो कम पड़ रहा है। हाँ, conductivity always decrease with dilution, both for weak and strong electrolyte। कंडक्टिविटी, ये नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। नॉर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा लेकिन मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज करेगा। ये फॉर्मूला है कंडक्टिविटी निकालने का। और वो जो हम बोल रहे थे ना कि बी, वो जो असर पड़ेगा, देखो यहाँ पर टोटल कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल होता है तुम्हारा मतलब प्योर डिलूशन, मतलब 100% डिलूशन। ठीक है, पूरा पानी मिला दिए हैं एकदम, 100% डिलूशन। लिमिटिंग वैल्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम कंडक्टिविटी उसका ए है, तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी माइनस बी इंटू सी। सी तुम्हारा क्या है, कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ए वाला बढ़ेगा, ए वाला बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी घटेगा। लेकिन अगर तुम डिलूट, देखो अगर तुम पानी मिला रहे हो, ठीक है, वाटर मिला रहे हैं तो कंसंट्रेशन तुम्हारा डिक्रीज करेगा, सी डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल ए जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादा में से तुम कम घटाओगे, जितना कम घटाओगे उतना बड़ा वैल्यू आएगा। तो वही हम लोग पढ़े, ये जो हमारा लैम्डा सी है ना या फिर मोलालिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपल वही बता रहा है। इसको तुम इससे भी कंपेयर कर सकते हो, y बराबर mx प्लस सी। तो तुम्हारा n के जगह पर b है, x के जगह पर रूट सी दे दिया है, और जो तुम्हारा कांस्टेंट है ना उसके जगह पर है तुम्हारा लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट। इसका ग्राफ भी बना सकते हो, अगर ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ इस टाइप से आएगा, इधर तुम्हारा कंडक्टिविटी और इधर तुम्हारा कंसंट्रेशन। तो हमारा कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटेगा कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के केस में और कुछ ऐसा हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का और तेजी से बढ़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस टाइप का। तो ये जो तुम्हारा बी है ना, यही टाइप है, टाइप ऑफ चार्ज, द चार्जेस ऑन द कटायन एंड आयन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिसोसिएशन। तोड़ने के बाद जो चार्ज प्रोड्यूस होगा ना कटायन एंड आयन पर, वही तुम्हारा ए बी है। यहाँ यूज करेंगे 2 या फिर 1। यहाँ पर देखो ग्राफ बना हुआ है, जैसे जैसे हम लोग सी का वैल्यू घटा रहे हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटा रहे हैं या फिर जैसे जैसे डिलूट कर रहे हैं इसको, पानी हम लोग डाल रहे हैं, वैसे वैसे इसका कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
यहाँ देखो, इधर इधर तुम्हारा जो है ना डिल्यूशन सबसे ज्यादा है, कंसंट्रेशन सबसे कम। कंसंट्रेशन कम मतलब डिल्यूशन ज्यादा। ये दे दिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये दे दिया है। हाँ, पानी में डालोगे तो देखो ना, यहाँ पर पानी तुम डाल दिया ना बहुत ज्यादा, ये पूरा अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। देखो कितना फास्ट कंडक्टिविटी बढ़ा है। हाँ, माइनस था लेकिन वो माइनस एक्टिव कब हुआ, जब उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दिए। ये वाला देखो केसीएल तो तुम्हारा है ना, और स्टार्टिंग से अच्छा खासा एक्टिव है, पानी मिलाया भी नहीं है, पानी मिलाने से थोड़ा सा फर्क पड़ा। लेकिन ये अभी पूरी तरह से बंधा हुआ है, पानी मिलाओ ना इसमें, फिर देखो कितना फास्ट कंडक्टिविटी बढ़ता है। जैसे चार्ज में टूट जाएगा ना, तो उसका कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का काफी तेजी से बढ़ जाएगा। ये अभी चार्ज में टूट नहीं रहा था, अभी यहाँ पर पूरी तरह से टूट गया है, तो कंडक्टिविटी पूरा काफी बढ़ गया। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर तुम पानी उसमें डालोगे ना, तो बहुत तेजी से बढ़ता है इसका, और इतना फास्ट बढ़ता है ना कि इसको हम लोग कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर कोई पूछेगा ना कि लैम्डा एम नॉट का वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, हाँ, मतलब हाईली डिल्यूटेड रहने पर, तो हम निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसको निकालने के लिए एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, उन्होंने एक तरीका बताया कि ऐसा करो, इतना ज्यादा डिल्यूशन करने पर पार्टिकल तो काफी दूर हो जाएंगे, ठीक है। Cl3 इतना पानी इसमें डाल चुके हैं, तो ये तो बहुत कम हो गया ना। तो बोला कि डायरेक्ट तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है, कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ इन्होंने बताया ना कि जब बहुत ज्यादा डिल्यूट कर लो ना, तो उसका जो कंडक्टिविटी है ना, उस मटेरियल का न लेकर के उसका जो कटायन एनायन है ना, उसका ले लो और उसको लिख करके ऐड कर लो। यहाँ पर ये बता रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कटायन, जितना सारा कटायन मतलब 100 को है तो 100 ले लेंगे, और यहाँ पर ले लेंगे उस कटायन का कंडक्टिविटी। उस कटायन का कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, वो भी आगे देखेंगे। और इन्होंने बताया कि नेगेटिव चार्ज वाला का भी कितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज वाला का कंडक्टिविटी ले लो और दोनों को ऐड कर दो। अब सवाल ये है कि हम कंडक्टिविटी चार्ज का निकालेंगे कैसे, लेंगे कैसे। तो उसको निकालने के लिए उन्होंने बताया कि तुम लोग ऐसा करो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो। स्ट्रॉन्ग वाला का तो पता रहता है ना, हाँ, स्ट्रॉन्ग वाला का जो ग्राफ था वो इस टाइप से था, ऐसे था ना। इसका तो ये पता रहता है कि कितना है, तो बोला कि ऐसा ही करो, एक मान लो ए वीक है, ठीक है ना, इसका ए निगेटिव चार्ज है और ए पॉजिटिव चार्ज है। इसी निगेटिव पॉजिटिव चार्ज का कनेक्टिविटी निकालना है। हम लोग क्या करेंगे ना कि एक एचसीएल लेंगे। एचसीएल हमारा जो है स्ट्रॉन्ग कैटालाइट है, ठीक है। तो इसका एचसीएल का ले लो, ये तो पता रहेगा, एचसीएल का कंडक्टिविटी पता रहेगा। NaCl भी स्ट्रॉन्ग है, इसका भी पता रहेगा। एचसीएल हम लोग जानते हैं कि वो ब्रेक होता है H प्लस और Cl माइनस में। ए ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में, और CH3 वाला Na जो था इसमें ब्रेक होगा। हमको पता करना है इसका और इसका, है ना। इन दोनों को, तीनों को बोले कि जोड़ घटाव कर करके ऐसा करो ना कि सब कुछ कैंसिल हो जाए और लास्ट में सिर्फ ए वाला खाली बचे। तो उसके लिए क्या बोला है, इन द एबव इक्वेशन ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को बोल रहा है कि जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, 2 और 3 को जोड़ लो। हाँ, बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ लो। देखो तो सब्ट्रैक्ट करके लास्ट वाला वो आ रहा है, कहाँ गया मोबाइल मेरा, है ना। जोड़ घटाव सब करोगे ना तो फाइनली तुम्हारा ये वाला आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये सब आ जाएगा, तुमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, निकल जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कितना टूटा है वो निकालने का एक तरीका है। हम लोग कंडक्टिविटी म्यू सी बटा म्यू इन्फिनिटी, ठीक है। जो किसी कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी ले लो और इन्फिनाइट डिल्यूशन पर कंडक्टिविटी ले लो, उसी को बस डिवाइड कर दो तो अल्फा आ जाएगा। और एक तो लास्ट हम लोग का है के, ठीक है। एक आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालने में हेल्प मदद मिलता है, उतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इट इज हेल्पफुल डिटरमिनेशन ऑफ द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर निकालना हो तो वहां पर एक हेल्पफुल होगा। वैसे लास्ट था, तुम एक बार क्या करो ना, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जाने थे हम लोग पहले से, मतलब अगर 12th से पहले देखो तो हम लोग सॉलिड कंडक्टर वगैरह था उसके बारे में जानते थे कि उसमें करंट कैसे फ्लो करता है। और अभी हम लोग जो प्रीवियस क्लास देखे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें हम लोग सीखे थे ना कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, NaCl वगैरह है सब ना।
NaCl वगैरह अगर ले रहे हैं ना, तो NaCl वगैरह में किस तरह से करंट फ्लो करता है। अब हम लोग देखेंगे वही चिप से बना हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, यहाँ पर उसी टाइप का साल्ट यूज होगा। तो किस तरह से यूज होगा इसका हम लोग क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग सिर्फ कनेक्टिविटी देखे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का बिहेव करता है, कैसे कैसे उसमें करंट फ्लो करता है। अब उस इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं, बैटरी बनाने वाले हैं। और वो बैटरी में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर द, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आगे हम लोग जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं ना, सारा सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर द डिवाइस इन विच इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटरचेंज होता है। मतलब बैटरी में हम लोग जो स्टोर करके रखते हैं ना, वो केमिकल एनर्जी होता है। उस एनर्जी से अगर हम लोग बल्ब जला रहे हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हम लोग कर रहे हैं बल्ब जलाने में। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग अगर बैटरी को चार्ज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि बाहर से हम लोग करंट दे करके और उसमें जमा कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। समझ में आया, दो चीज में कन्वर्जन होता है। अगर बैटरी और करंट की बात करें ना, तो करंट को अगर बैटरी में स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और उस केमिकल एनर्जी का अगर यूज कर रहे हैं फिर से बल्ब जलाने में, तो फिर वहां पर केमिकल एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसा ही दो सेल देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर द टू बेसिक टाइप। ये दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, इन दोनों में हम लोग एक कन्वर्जन देखने वाले हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले आ जाओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा, दो टाइप था ना, दो हम लोग पढ़ने वाले थे, एक गैल्वेनिक और एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल सोर्स लगा करके और करंट उसमें प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और अंदर में केमिकल एनर्जी में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज में चेंज होगा, केमिकल एनर्जी में चेंज होने वाला है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल। ठीक है ना, यहाँ पर दो सेल हम लोग देखे थे ना प्रीवियस स्लाइड में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है पहला वाला, इस सेल का काम क्या रहेगा, इस सेल का काम रहेगा इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। यहाँ पर हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे बैटरी वगैरह यूज करके, और यहाँ पर केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। और गैल्वेनिक वाला में हम लोग उल्टा देखेंगे, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा सेल के अंदर, हम लोग पॉट यूज करेंगे, पॉट में इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, मेटल का इलेक्ट्रोड डाल देंगे, और वहां पर केमिकल चेंजिंग होगा अंदर में, और बाहर में हम लोग को क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है, दोनों का काम समझ में आ गया। यही दोनों हम लोग को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम समझ में आ गया। एक क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला है केमिकल एनर्जी में। हम लोग बाहर इसमें करंट देने वाले हैं, और क्या क्या चेंजिंग होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, एक क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, एक स्पॉन्टेनियस होता है, दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, NaCl हम लोग डाल दिए, और NaCl डाल दिए, इलेक्ट्रोड डाल दिए, खुद से करंट फ्लो कर रहा है, उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ा, तो वो स्पॉन्टेनियस हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जबरदस्ती करवा रहे हैं, होना नहीं चाहता है, पर हम लोग करंट उसमें दे करके और जबरदस्ती करवा रहे हैं उसको। तो यहाँ पर जो पहला वाला हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखने वाले हैं ना, वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसमें हम लोग खुद से बाहर से सर्किट लगा करके और करंट फ्लो करवाने वाले हैं, जबरदस्ती रिएक्शन करवाने वाले हैं हम लोग। और वही जब सेकंड वाला टाइप करेंगे तो वहां पर स्पॉन्टेनियस होगा, वो खुद ब खुद होगा। यहाँ पर एनोड जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा, इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, लूज ऑफ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर ये जो एनोड है ना, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पर अपना कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो कि क्लोरीन Cl माइनस ले लिए, ठीक है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड के पास देगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन बाहर निकलेगा। एंड कैथोड इज द साइट ऑफ रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक तो याद रखने का इसका तरीका है, पाओ NCR, PAO, पाओ NCR, इसका मतलब क्या होगा, देखो
P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनोड, मतलब एनोड पर क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है एनोड, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छा से याद रखना है, पाओ, PAO। ठीक है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। उसी तरह से NCR याद रखना है, एक क्या है, निगेटिव, निगेटिव टर्मिनल, एक क्या होगा, कैथोड इसको बोलते हैं, मतलब कैथोड पर निगेटिव चार्ज, निगेटिव टर्मिनल को हम लोग कैथोड बोलेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, यहाँ पर लोग आकर के और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उनका वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। जैसे मान लो कि सोडियम Na+ है, ये एक तो इलेक्ट्रॉन लेकर के, अभी एक पॉजिटिव चार्ज है, रिडक्शन होगा, घट करके Na बन जाएगा। ठीक है, तो पाओ NCR हम लोग को याद रखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। An example of non-spontaneous redox reaction which is carried out in an electrolytic cell is, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर हम लोग क्या लेने वाले हैं, सोडियम क्लोराइड लेने हैं, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl, मान लो कि यहाँ पर इसको फिगर हम बना लेते हैं एक तो, चलो यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का दो ठो इलेक्ट्रोड रहेगा, एक तो पॉजिटिव रहेगा और एक तो निगेटिव रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे ना, और इधर वाला हो जाएगा हम लोग का कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पर जो NaCl डाला हुआ है, ये ब्रेक हो जाएगा Na+ Cl- में। ठीक है, Cl- सब जगह रहेगा और Na+ रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम लोग करंट बाहर से फ्लो करवाएंगे ना, तो ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, एक क्लोरीन सारा का सारा जाएगा इस एनोड के पास, और एक क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, Cl-, दो ठो इलेक्ट्रॉन, दो Cl- था, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक कन्वर्ट हो गया क्लोरीन में। और सोडियम प्लस कहाँ जाएगा, सोडियम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हो जाएगा कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड के पास निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है। तो सोडियम हमारा जो इसमें से है निकल करके इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन ये लोग गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, सोडियम में, और ओवरऑल रिएक्शन हम लोग को मिलेगा 2Na + 2Cl, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 कर दो, 2Na 2 इलेक्ट्रॉन 2Na, ठीक है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और ऊपर से Cl और नीचे से Na, तो 2Na + 2Cl, और यहाँ पर Na और Cl, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों निकल गया, और ये जो आयन था ना वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड और गैस फॉर्मेट में। ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो बहुत आसान था, ये आसान इसलिए था ना क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सोडियम और क्लोरीन है। अगर मान लो कि इस सोडियम क्लोरीन में पानी थोड़ा सा डाला हुआ रहता, तब क्या होता, NaCl हम लोग लिए, तो चलो ये ब्रेक हो गया Na+ और Cl- में, इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, वो चला गया कैथोड के पास, और इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये चलाया एनोड के पास। तो अभी तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो कि इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी मिला देते, तो पानी भी तुम्हारा ब्रेक हो जाता, किस चीज में, H+ और OH- में, है ना। वाटर अगर इसमें डाला हुआ है NaCl में, एक्वस NaCl लिए, या तुम्हारा मोल्टेन NaCl है, NaCl को पिघला करके हम लोग अभी लिए हैं। दूसरा केस होता है एक्वस NaCl, एक्वस NaCl में पानी में नमक को घोल करके, और वो हम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तब वहां पर अगर यूज कर रहे हैं तो पानी भी तो ब्रेक हो जाएगा, ये भी H+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होगा ना, तो अब देखो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या है ना कि Cl- भी है, OH- भी है ना। अब दोनों क्या क्या करना है, दोनों को अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देना है ना। तो अब कैसे, दोनों यहीं पर आएगा ना, अब दोनों एक साथ ये दोनों को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कुछ रूल्स है, ठीक है ना, उस रूल्स को फॉलो करेंगे कि दोनों में से कौन जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने। उसी तरह से यहाँ पर अगर इसका बात करोगे ना, कैथोड का,
तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर ये दोनों को एक साथ इलेक्ट्रॉन देने से मना कर देता है। तो इसका भी एक रूल बनाया गया कि कौन को हम पहले इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, देख लेते हैं उसका, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से ये डिसाइड होता है, और डिपेंड करता है रिएक्टिविटी के अनुसार कौन कितना रिएक्टिव है। हाँ, आगे वाला स्लाइड में दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन पहले ऑक्सीडाइज और कौन पहले रिड्यूस होगा। तो इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, उससे पहले कुछ और टर्म दिया हुआ है ना, इसको देख लेते हैं। NaCl का देख लिए, मान लो कि NaCl के जगह तुमको एग्जाम में दे देता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuBr2। तो एक किस तरह से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर भी हमारा ये जो अंदर में है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड जो रहेगा, एक तो एनोड और एक तो कैथोड रहेगा, है ना। इसको हम लोग बना देते हैं एनोड पॉजिटिव ना, और ए बन गया हमारा निगेटिव कैथोड। अंदर में क्या भरा पड़ा है, ए तो चलो सारा का सारा पॉजिटिव हो गया, अंदर में भरा पड़ा है CuBr2। ये CuBr2 जो है ना ब्रेक होगा तो वो इस तरह से ब्रेक होगा, Cu2+ और 2Br-, इस तरह से ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी अगर एनोड पर देखोगे ना, तो एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना है वो जाएगा। तो ये हमारा Br जो है सारा का सारा आ जाएगा इस प्लेट पर, है ना। तो Br जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा था, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, मतलब कि Br- जो हमारा है वो Br+1 इलेक्ट्रॉन। अब Br अकेला ये रहता नहीं है, ये Br2 के फॉर्म में रहता है, तो Br+Br ये बन जाएगा Br2। इसको बैलेंस करोगे तो 2 2 2, तो यही बैलेंस करके यहाँ पर लिखा हुआ है 2Br, Br2+2 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके, और ये टेंशन फ्री हो जाएगा। उसके बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, वो इलेक्ट्रॉन मूव करके इसके पास आएगा, और यहाँ पर Cu2+ जा करके उससे वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाँ, ये जो हमारा Cu है ना, वो कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। ये जो Cu है ना कैथोड की तरफ भागेगा, और कैथोड की तरफ जा करके वो दोनों इलेक्ट्रॉन वो खुद गेन कर लेगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। तो अगर मान लो कि एग्जाम में ए एक्सप्लेन करने के लिए आता है CuBr2 का, तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे कि एनोड पर हमारा जो है ना, एनोड पर ए वाला रिएक्शन हो रहा है। रिजल्टेंट अगर हम लोग दोनों को जोड़ दें तो 2Br-, रिजल्टेंट भी लिख देना 2Br- + 2 Cu2+, यहाँ पर क्या बन रहा है Br2 और प्लस Cu, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह से हम लोग का नेट रिएक्शन मिल रहा है। उसके बाद एक तो और इम्पोर्टेंट होता है AlCl3 का, कभी कभी पूछता है। उसके बाद आ जाओ AlCl3 का। AlCl3 के केस में क्या होगा, देखो हमारा जो AlCl3 है ना, वो ब्रेक होगा AlCl3, ये ब्रेक होगा Al3+ + 3Cl-, इस फॉर्म में ब्रेक होगा। इसके लिए अगर हम लोग सेल बनाते हैं तो यहाँ पर ए इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, एक तो एनोड होगा और एक तो कैथोड होगा। ए प्लस वाला एनोड हो गया और माइनस वाला कैथोड हो गया। NCr, निगेटिव कैथोड रिडक्शन। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है Al3+ Cl-, Al3+, ठीक है। Al3+ को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ए कहाँ पर जाएगा, इसके पास जाएगा, और Cl- को इलेक्ट्रॉन अपना देना है, तो Cl कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो अगर हम लोग ए लिखेंगे तो ए हमारा एट एनोड ना, एनोड पर हमारा जो रिएक्शन होगा Cl, क्लोरीन, इसको ऐसे लिख लेते हैं Cl-, और ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके Cl में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और Cl अकेला रहता नहीं है, Cl+Cl ये रहेगा Cl2 के फॉर्मेट में। तो इसको हम लोग 2 2 कर लेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना देगा इसको, लेकिन एक एल्युमिनियम को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर के वो न्यूट्रलाइज होगा। तो आ जाओ एट कैथोड,
कैथोड पर हमारा अल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के और Al में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कर लेते हैं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। Al3 प्लस R प्लस 3 E माइनस, ये बन रहा है क्या, Al बन रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाला को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, अगर उसको कर दें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6Cl माइनस 6Cl 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको 2 से 2Al ना, तो होगा क्या, 6 क्लोरीन इसको अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। 6 क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो वो 6 इलेक्ट्रॉन 2 अल्युमिनियम आकर के गेन कर लेगा, पकड़ लेगा। अगर ओवरऑल तुम रिएक्शन को लिखते हो तो ओवरऑल लिखना होगा 6Cl माइनस प्लस 2Al3 प्लस, और इधर हम लोग का बन रहा है 6 मोल ऑफ क्लोरीन। अच्छा 2Cl की जगह Cl2 लिखना चाहिए ना, 3Cl2 इसको कर दो 3Cl2, नहीं ऊपर जो लिखे थे ना 2Cl माइनस प्लस 2Cl, नहीं यहाँ पर था 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं था ना पहले से, तो हम क्या किए, इस 2 को हटा करके यहाँ पर कर दिए, ठीक है। तो अब जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6, यहाँ पर 3Cl2 होगा ना, 3Cl2, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, दोनों अपोजिट साइड में है, तो 3Cl2 और प्लस क्या बनेगा, 2 एल्युमिनियम। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। सर अगर मान लीजिए ये नहीं पूछा, अलग कुछ रिएक्शन पूछा, हाँ कुछ भी रिएक्शन पूछेगा ना तो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होगा उसको ब्रेक करना, ये वाला। हम तुमको 3 तो बताए, MgBr2 AlCl3 NaCl, इससे ज्यादा तो जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी वैसा नया पूछता है तो तुमको सबसे पहले उसको ब्रेक करना होगा। हाँ मेनली यही 3 पूछता है, और डिफरेंट कुछ पूछता है तो उसको फिर इस फॉर्मेट में ब्रेक करना होगा और फिर उसको बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। बैलेंस हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर अभी तक जो कुछ भी हम लोग यूज कर रहे थे ना, ये सब में कहीं पर वाटर नहीं था, ये सारा मोल्टेन था, ठीक है। मोल्टेन NaCl, मोल्टेन AlCl3, मोल्टेन MgBr2, है ना, इसमें कहीं भी पानी कोई नाम निशान नहीं है। अब एक नया चीज आने वाला है जिसमें पानी मिला हुआ रहेगा, और जब पानी मिला हुआ रहेगा ना तो वहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। 2-2 चीज वहाँ पर बन रहा था। देखो पानी वाला में होता क्या है, एक तो इसको ध्यान रखना है, ये जो है ना रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। ये जल्दी रिड्यूस होना चाहता है। वहां पर बताए थे ना, उसमें क्या क्या था, Na प्लस था और H प्लस, इन दोनों में कंपटीशन था, और एक Cl माइनस था और OH माइनस था, इन दोनों में कंपटीशन था। अब एक चीज और इसमें देखना है, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। एक में प्लस वाला पॉजिटिव एनोड है ना, एनोड ऑक्सीडेशन, और एक निगेटिव टर्मिनल वाला रहेगा, है ना, इलेक्ट्रोड निगेटिव, बता रहे हैं एक मिनट, निगेटिव टर्मिनल, इसको कैथोड बोलती हैं, कैथोड रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। अब सबसे पहले देखेंगे ना कि यहाँ पर माइनस वाला भी जाएगा, कौन, ये दोनों जाएगा, मतलब इन दोनों का क्या होना है, रिडक्शन होना है, इन दोनों का होना है रिडक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना कि रिडक्शन होने की क्षमता, कैपेसिटी किसमें ज्यादा है। हमारे पास है Na प्लस और H प्लस, तो इधर से देखो Na यहाँ पर है और H देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका कैपेसिटी ज्यादा है रिड्यूस होने का, तो कौन जाएगा इस पर, हाइड्रोजन जाएगा। ऐसे करके डिसाइड करेंगे। पहले कौन जाएगा, ये बाद में है ना, तो यहाँ पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब इन दोनों में फिर कंपटीशन है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस प्लेट पर तो ऑक्सीडेशन होगा ना, तो देखो रिडक्शन का कैपेसिटी अगर इधर बढ़ रहा है ना तो ऑक्सीडेशन का कैपेसिटी इधर बढ़ेगा। अब देख लो दोनों में कौन है, Cl और OH में, Cl यहाँ पर है और OH यहाँ पर है, तो यहाँ पर OH है ना, तो ऑक्सीडेशन होने का कैपेसिटी किस में ज्यादा है, क्लोरीन में ऑक्सीडाइज होने का, तो यहाँ पर कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा।
चलो ये तो समझ में आ गया। अब जो दिया हुआ है यहाँ पर वो एक बार समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। एक्वस सोडियम क्लोराइड मतलब कि पानी उसमें मिला हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड यील्ड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देखो बोले थे ना इसमें क्या हाइड्रोजन मिल रहा है ना, और यहाँ से देखो OH नहीं गया, क्लोरीन गया, OH वैसे ही रह गया, तो हम लोग को क्या मिल गया, क्लोरीन। यहाँ पर दिखाया Cl माइनस, Cl और OH को दोनों जाना चाहिए था, पर यहाँ पर प्रायोरिटी किसका है, क्लोरीन का है ना। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन का क्षमता ज्यादा है, तो पहले क्लोरीन गया और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके और क्लोरीन गैस बन करके बाहर निकल गया, और इधर हाइड्रोजन गैस बन करके बाहर निकल गया। सोडियम जो था वैसे का वैसे ही रह गया। हाँ, वही जब तुम पिछला केस देखा था ना, उसमें क्या था, सोडियम और क्लोरीन जाकर के ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक्वस के केस में फिर हम लोग को ये वाला टेबल देखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute NaCl कैरिड आउट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर डिल्यूट NaCl, देखो डिल्यूट के केस में एक थोड़ा सा अलग केस हो जाता है, ये और एक डिफरेंट केस है। अभी तो हम लोग पढ़े कि मतलब अगर क्लोरीन रहेगा, Cl माइनस रहेगा और OH माइनस रहेगा, तो हम लोग पढ़े क्या, क्लोरीन जाएगा और ये अपना क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब हम डिल्यूट की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पानी बहुत ज्यादा डाला हुआ है। ठीक है, जब पानी बहुत ज्यादा डाला हुआ रहता है ना, तो क्लोरीन को निग्लेक्ट कर देता है, बोलता है कि हम बहुत ज्यादा संख्या में आए हुए हैं, हमको जाने दो। ऑक्सीडाइज होने की क्षमता क्लोरीन को ही ज्यादा है, मतलब क्लोरीन में कन्वर्ट होने की क्षमता या फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता ज्यादा क्लोरीन में है। ठीक है, लेकिन ये बोलता है ना वहां पर OH माइनस कि देखो हमारा संख्या जो है ना वो काफी ज्यादा है, हमको जाने दो, और वहां पर OH चला जाता है और OH जाकर कन्वर्ट हो जाता है पानी में और वो बाहर निकलता है। तो वो केस यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर डिल्यूट का जब केस आएगा ना, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। अब इधर देखो, इसके पास कंपटीशन किसके बीच में, एक OH का और एक क्लोरीन के बीच में। इधर हम लोग जाएंगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, RP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, और इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जब हम बात कर रहे थे इस प्लेट पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर A अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो रहा था रिडक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन में किसके बीच कंपटीशन था, सोडियम और हाइड्रोजन के बीच। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का, ठीक है। यहाँ पर तो रिडक्शन हो रहा है ना, तुम्हारा एक कैथोड है, कैथोड में तो रिडक्शन में H पहले आ रहा है, तो चलो H का करवा लिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीडेशन वाला में आओ, ऑक्सीडेशन में कंपटीशन किसके बीच है, क्लोरीन और OH। अब देख लो क्लोरीन और Cl में कौन क्या है, क्लोरीन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक और OH कहाँ है, ये वाला है OH। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर इंक्रीज करता है ना, तो ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की क्षमता किसके पास है, क्लोरीन के पास। क्लोरीन चाहता है कि हम ऑक्सीडाइज हो, लेकिन फिर OH बोलेगा कि हम बहुत ज्यादा संख्या में आए हुए हैं, हमको ऑक्सीडाइज होने दो। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन होगा, OH होना चाहिए था, किसको, क्लोरीन को। हाँ, पिछला केस में उतना मात्रा में डिल्यूट नहीं था, यहाँ पर डिल्यूट का केस है, उसमें उतना ज्यादा पानी नहीं था, पानी अभी बहुत ज्यादा डाल दिए, वो सिर्फ एक्वस था, थोड़ा सा पानी डाला हुआ था, कंसंट्रेटेड NaCl था। यहाँ पर डिल्यूट NaCl है, मतलब पानी बहुत ज्यादा डाल दिए। पानी जब बहुत ज्यादा डाल दिए ना, तो होना चाहिए था किसको, क्लोरीन को, लेकिन जबरदस्ती बोलेगा कि मेरा संख्या बहुत ज्यादा है, हमको होने दो, ये जाकर के वहां पर रिड्यूस होगा, और OH माइनस इलेक्ट्रॉन 4 गो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब OH अकेला रहता नहीं है, OH फिर ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होकर क्या बनेगा, H2O प्लस O, फिर O भी अकेला नहीं रहता है, तो O प्लस O मिल करके O2 बना लेगा, और ओवरऑल इन तीनों रिएक्शन को ऐड करोगे ना, तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 OH कैंसिल, और इसके अलावे और क्या हो रहा है, 2O और 2O कैंसिल ना, तो बच गया तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन, ये O2 बच गया, और H2O ये वाला बच गया 2H2, है ना। तो ये नेट रिएक्शन एट एनोड है, एनोड पर नेट रिएक्शन ये वाला, और एक कैथोड पर नेट रिएक्शन, और एनोड और कैथोड दोनों के ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ोगे तो ये वाला जोड़ना पड़ेगा और ये वाला,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो फिर कैंसिल हो जाएगा, दोनों दो तरफ है। तो अब अगर जोड़ो तो 4H प्लस और OH माइनस तुमको देगा H2 प्लस O2 प्लस 2H2O। एक टोटल मिला करके यहाँ पर कितना H2O बन रहा है, 4H2O बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 4H2O में से 2H2O माइनस हो जाएगा तो ओवरऑल 2H2O बचेगा। तो 2H2O टूट करके 2 हाइड्रोजन बना रहा है और 2 ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। इसको 3 और 4 का ये जो कैलकुलेशन है ना, इसको ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। देखो इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूज हो सकता है, ये जो 4 4 2 2 लिखा हुआ है ना, वो तुम कैसे समझोगे कि लिखना है, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिल्यूट NaCl, मतलब ऐसा NaCl लिया हुआ था जिसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है ना। हम लोग NaCl का 3 केस पढ़े, क्या क्या पढ़े। पहला केस पढ़े जिसमें मोल्टेन NaCl था, पानी उसमें था ही नहीं। दूसरा हम लोग पढ़े कंसंट्रेटेड NaCl वाला, जिसमें थोड़ा पानी मिला हुआ था लेकिन कम मात्रा में था। और लास्ट इसका तीसरा जो फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मिला हुआ है। अब इसको थोड़ा इसमें समझते हैं। हमारे पास जो कैथोड एनोड पर रिएक्शन होने वाला था उसके लिए कौन कौन अवेलेबल था। प्लस वाला में Na प्लस और H प्लस, ये दोनों था ना। और दूसरा तरफ था Cl माइनस OH माइनस। और इसमें हम लोग का इलेक्ट्रोड 2 ठो रहेगा, एक तो पॉजिटिव और एक तो निगेटिव। ये प्लस वाला हो गया। प्लस पे क्या होता है, पावर ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन और PaO, पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन, पावर इसको बोलते हैं। और माइनस वाला को हम लोग बोलते हैं NCR मतलब निगेटिव कैथोड, और R मतलब PO बोलते हैं सर, PO और PAO, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, निगेटिव कैथोड रिडक्शन, ठीक है। इसके पास आने वाला एटम्स कौन कौन है, इसके पास आएगा Cl माइनस और OH माइनस, Cl माइनस और OH माइनस। इसके पास कौन कौन आएगा, Na प्लस और H प्लस, है ना। ये दोनों इसके पास जाएगा। अब हम लोग को देखना था कि Cl माइनस और OH माइनस, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन वाला अगर हम लोग टेबल देखें तो ये रिडक्शन यहाँ पर Rp नहीं है, OP लिखना चाहिए, क्योंकि इधर जो है ना ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन बढ़ रहा है। अच्छा ओपी करो, यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर OP लिख दो, ठीक है। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर घट रहा है, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है इधर इंक्रीज कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, और इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज, ठीक है। हम लोग अभी ऑक्सीडेशन का केस देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन है, एक तो सोडियम है और एक तो सॉरी, ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर है ना, पॉजिटिव पर ऑक्सीडेशन होगा ना, PaO, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर है Cl और OH। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा बढ़ रहा है इस तरफ में, है ना। तो OH यहाँ पर है और एक तो और Cl यहाँ पर है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl का ज्यादा है, होना किसका चाहिए, Cl का। बट OH क्या करेगा, वो बोलेगा कि हमारे पास संख्या हमारा बहुत ज्यादा है ना। डिल्यूट है ना, डिल्यूट है तो पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है तो OH बहुत ज्यादा हो गया। बोलेगा कि हमारा संख्या बहुत ज्यादा है, हमको ऑक्सीडाइज होने दो, तो ऑक्सीडाइज होगा OH का। तो OH का ऑक्सीडाइज होगा तो OH के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, OH बनाएगा और प्लस एक तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा इसको, है ना। अब सवाल ये था हम लोग का कि जब एक तो OH है तो फिर हम लोग इतना सारा कैसे इसको बनाएंगे, है ना। यहाँ पर देखो कहाँ पर लिखा हुआ है OH वाला, ये वाला, यहाँ पर देखो 4 OH और फिर 4 OH और 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 4 4 क्यों यूज हुआ है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि 4 4 यहाँ यूज करना है, तो उसको बैलेंस किया गया है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो क्या क्या करना पड़ेगा। OH को हम लोग बैलेंस करना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं 4 कैसे आएगा। सबसे पहला स्टेप में OH था, OH के पास एक इलेक्ट्रॉन था, OH था, क्या हुआ, OH बन गया और एक तो इलेक्ट्रॉन जो था वो दे दिया इसको, है ना।
इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब सवाल ये था कि 4 OH हम लोग कहाँ से लाए। अब हम लोग जानते हैं कि OH अकेला कभी रहता नहीं है, तो एक क्या करेगा, OH एक और OH के साथ मिलेगा और मिल करके बना लेगा H2O और प्लस एक तो ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन भी अकेला नहीं रहता है, ये एक और ऑक्सीजन से मिल करके क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। बैलेंस अगर करेंगे ना तो देखो यहाँ पर 2 O मिल करके O2 बनाएगा ना, तो यहाँ पर एक और O होना चाहिए। अब ये बैलेंस है कि नहीं है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, मतलब ऑक्सीजन इधर कितना 3 हो गया। अच्छा, इधर 2 और इधर 3 हो गया। एक काम करते हैं, सब में 2-2 डाल देते हैं। तो अब इधर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर भी 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर टोटल कितना OH आ गया, 4 ठो। तो इसका मतलब कि 4 OH यहाँ पर बनना चाहिए। 4 OH बनेगा, इसके लिए 4 OH माइनस चाहिए और 4 ठो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इस तरह से ये यहाँ पर बैलेंस हो गया। ये वाला केस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये यही है, ये थर्ड तक 1 2 3, ये तीनों केस। अब फिर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो वही 4 OH आ जाएगा, कुछ कुछ कैंसिल होगा ना, कैंसिल हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब इसमें कंपटीशन था Na+ और H+ में, है ना। Na+ और H+ में रिडक्शन होना था। इसको देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल इधर बढ़ता है। H यहाँ पर है, N यहाँ पर है, H का ज्यादा है, तो ऑब्वियसली रिडक्शन किसका होगा, H का। तो H जो था H+ के फॉर्म में था, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H बन जाएगा। तो ये भी H अकेले रहेगा नहीं, H+ H मिला करके H2 बना लेगा। तो यहाँ पर 2 H होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था ना, तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। इसको 2 और बढ़ा दो, 4 कर दो, इसको भी 4 कर दो, इसको भी 4 कर दो, ये 2 कर दो, और यहाँ पर 2H2, 4 हाइड्रोजन हो गया पूरा। 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन किए, तो ये भी 4 हो गया। यहाँ भी नीचे भी 4 हाइड्रोजन करना पड़ा, और यहाँ पर और 2H2 बना रहा है टोटल। इस तरह से 2-4 वाला जो है ना कंफ्यूजन, उसको हम लोग इस तरह से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एक पढ़े हम लोग NaCl, मोल्टेन NaCl का केस, मोल्टेन NaCl। इसमें क्या बना था, Na+ जो था वो एक इलेक्ट्रॉन लिया था और Na बन गया था। Cl भी क्या हुआ था, Cl- जो था, Cl बन के एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया था। इस तरह से रिएक्शन हुआ था। दूसरा केस पढ़े थे हम लोग कंसंट्रेटेड NaCl, कंसंट्रेटेड एक्वस पानी मिला हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें Na+ और Cl- बन रहा था ना, तो एक तो हाइड्रोजन का हुआ था और एक क्लोरीन का नहीं होकर के, क्लोरीन का हुआ था कि OH का हुआ था। एक H+ जो था वो क्या हुआ था, H+ कन्वर्ट हो गया था। सारा पिछला वीडियो में है ना, पिछला वीडियो में सारा है, बताया हुआ डिटेल में। एक क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था और H में कन्वर्ट हो गया था, और मतलब Na+ और Cl- ये बना था, और H+ और OH- इस तरह से ब्रेक हुआ था ना, इस तरह से ब्रेक हुआ था ना। तो Na+ और H में रिडक्शन पोटेंशियल H का ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बना था, और इधर वाला में क्लोरीन का ज्यादा था। नहीं, OH इसमें नहीं हुआ था, क्लोरीन ही हुआ था, क्योंकि OH का संख्या कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोरीन का ज्यादा है। और थर्ड केस था, थर्ड केस में डिल्यूट NaCl था। यहाँ पर क्लोरीन और OH में जब कंपटीशन हुआ, क्लोरीन का जो था ना रिडक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा था, तो क्लोरीन क्या किया था, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके Cl2 बना लिया था। और तीसरा जो केस था ना, वहां पर डिल्यूट NaCl का था। यहाँ पर काफी कुछ चेंज हुआ, यहाँ पर Na और Cl में कंपटीशन हुआ तो Cl जीता, NaCl में Cl, और नहीं कंपटीशन हुआ किसके बीच, Na+
और H प्लस में, हाँ तो H इन दोनों में कौन जीता? H, क्योंकि H का पोटेंशियल ज्यादा था। Cl में OH और Cl माइनस और OH माइनस में OH Cl का पोटेंशियल ज्यादा था लेकिन OH ज्यादा संख्या में था, इसलिए यहाँ पर OH जीता था। इस वजह से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तो याद रखना है। तो सर केस जैसे एग्जाम में भी यही 3 केस रहे, हाँ यही 3 केस रहेगा। एक्स्ट्रा बात से एक केस और देगा तुम्हारा, एक केस देगा जिसमें यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोड रिएक्शन नहीं कर रहा है, सब प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एक केस और होता है जिसमें इलेक्ट्रोड वो लोग दे देता है या तो Ag का या फिर कॉपर का। ये तो बता दीजिए। ए वाला एक तो बताएंगे, ठीक है ना, Ag को अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ये 3 केस के बाद ए वाला होता है कि अगर इलेक्ट्रोड हमारा प्लेटिनम के ना दे करके, प्लेटिनम रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता है इसलिए अभी तक हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं पढ़े कि इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, लेकिन जब Ag या फिर कॉपर का देगा ना तो ये सब रिएक्शन करता है। हाँ लेकिन फिर भी प्लेटिनम जो है ना, प्लेटिनम और गोल्ड सबसे कम रिएक्शन करने वाला सब्सटेंस है, और ये सब जो है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ ये रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर जो कंपटीशन होगा ना, होगा H प्लस रहेगा, Na प्लस रहेगा और साथ में Cu प्लस भी रहेगा। तीनों में कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर का तुम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो ना, वो भी Cu प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है। तो 3 के बीच कंपटीशन वहां पर। ये वाला है कंसंट्रेटेड एक्वस CuSO4 का, ये वाला है, ठीक है ना। हाँ यहाँ भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का होगा। यहाँ पर एक बार देख लो क्या क्या हो रहा है। ये ब्रेक हुआ Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में, है ना। और यहाँ पर एक्वस लिया हुआ है ना, एक्वस लिया हुआ है, तो एक्वस लिया हुआ है तो H प्लस कंपटीशन में रहेगा और OH माइनस कंपटीशन में रहेगा ना। अब रिडक्शन इसका हम लोग का एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन ना। एनोड जो हमारा होगा पॉजिटिव, मतलब ए जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देख लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, SO4 और OH माइनस में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हारा इधर से बढ़ रहा है ना। तो देखो तो SO4 यहाँ पर है और OH यहाँ पर है। OH का ज्यादा है तो ऑब्वियसली OH का होगा। देखो यहाँ पर 4 OH मिल करके H2O बनाया, O2 बनाया और 4 तो इलेक्ट्रॉन। नहीं उससे नहीं होता है। SO4 एक्वस यहाँ पर ये जो कंसंट्रेटेड है ना, इसके जहाँ पर एक डिल्यूट यूज करता ना, तब हम लोग देखते कि पानी बहुत ज्यादा हो गया है, तब उस केस में हम लोग OH को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे तो यहाँ पर OH हर केस में जीत रहा है, डिल्यूट भी रहता तो भी OH ही होता, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SO4 से ज्यादा हो जा रहा है। ये चौथा केस नहीं है, वही तो है NaCl वाला ही है। NaCl हम लोग किए ना, एक्वस NaCl, एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl किए थे ना, वैसा ही है ये वाला। उसी के साथ वो जान रहे हो तो ये वाला कर लोगे खुद से, ये अलग से तो करने की जरूरत नहीं है, बस बता दिए कि अगर आता है तो कर लेना। रिडक्शन में देखो, रिडक्शन में कॉपर और H कौन जीत रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इधर बढ़ेगा। एक कॉपर है और H कहाँ पर है, Cu जीत रहा है, तो यहाँ पर Cu का एनोड पर हो गया, है ना। रिडक्शन हो गया किसका, Cu का। सिंपल है, कर लोगे आराम से। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड। यहाँ पर देखो कॉपर इलेक्ट्रोड लिया गया है, ये तुम्हारा एक तो स्पेशल केस है। यहाँ पर जो रिएक्शन होगा ना, ये 2 इलेक्ट्रोड हो गया, ये जो तुम्हारा कॉपर का है, ठीक है ना, ये भी कॉपर का है, दोनों कॉपर का ही है ना। और यहाँ पर जो लिया गया है कॉपर सल्फेट लिया गया है CuSO4। यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो कॉपर है ना, ये जिस मटेरियल का बना हुआ है, एक कॉपर अपने आप ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक होगा किस चीज में, Cu प्लस 2 प्लस R प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। एक कॉपर जो सॉलिड कॉपर है टूट करके Cu2 प्लस आयन बन करके आ जाएगा तुम्हारा इस लिक्विड के अंदर, और ये वाला जो है ना थोड़ा सा पतला हो जाएगा, जहां से टूटेगा ना थोड़ा पतला हो जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इस वायर से होते हुए पहुंचेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को फिर से, ये यहाँ पर कॉपर सॉलिड है, एक कॉपर सॉलिड जो है ना वो कन्वर्ट होगा आयन में Cu2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। 2 इलेक्ट्रॉन जो था इस वायर के थ्रू यहाँ आ गया
और यहाँ से जो कॉपर सॉलिड है ना वो ब्रेक होकर के आयन के फॉर्म में आ गया इस लिक्विड के अंदर। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो यही कॉपर जा करके इसके साथ चिपक गया और वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर से कॉपर सॉलिड बन गया। यहाँ पर क्या हुआ, और कॉपर फिर से इलेक्ट्रॉन 2 ठो लेकर के और फिर कॉपर सॉलिड बन गया। मतलब ये पतला होता रहेगा हर क्षण और ये हर क्षण मोटा होता रहेगा। ये वैसे के वैसे ही रहेगा, ये पतला होगा और ये मोटा होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का मेथड भी है जिसमें मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। कोई मेटल को अगर प्यूरिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर प्योर कॉपर हम लोग को मिल रहा है ना, जो बेकार का चीज है वो धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा, इसमें से प्योर है वो यहाँ पर आकर के जमा होता रहेगा। क्या लिखा हुआ है, फॉर दिस प्रोसेस ओनली ए वेरी स्लाइट वोल्टेज रिक्वायर्ड, वोल्टेज कम रिक्वायर्ड होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कुछ नहीं होगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। दिस मेक, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन जैसा है वैसे ही रहेगा। दिस मेक्स द बेसिस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, है ना, मेटल के प्यूरिफिकेशन में काम आएगा। कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये कहलाता है। इनफैक्ट दिस होल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफरेंस ऑफ कॉपर फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यहाँ पर कॉपर एनोड से कैथोड पर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये तुम्हारा कैमा केस हो गया, 5वां केस टोटल ना। एक मोल्टेन का हुआ, दूसरा एक्वस कंसंट्रेटेड का, तीसरा डिलूट का, और चौथा ये टोटल है। बस 4 ही केस याद रखना है। हाँ, एक कंसंट्रेटेड ही है, इसमें वाटर नहीं है। वो दूसरा, लेकिन यहाँ पर तुमको ध्यान देना, इलेक्ट्रोड चेंज हो गया है। इलेक्ट्रोड चेंज हो गया तो बाकी सब धरा का धरा रह गया, बस इलेक्ट्रोड का काम होगा। इलेक्ट्रोड अगर एक्टिव आ गया ना तो सिर्फ इलेक्ट्रोड का काम होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए डिल्यूट एक्वस सॉल्यूशन H2SO4, H2SO4 का क्या है, डिल्यूट है ना। देखो तो इसमें क्या बनेगा, पहले तो 2 इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, प्लस हाँ Cu प्लस SO4 में टूटेगा, लेकिन उसका कुछ होगा नहीं, वो वैसे के वैसे ही रह जाएगा। ये वाला H2SO4 में नहीं, यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। देखो H2 प्लस ये ब्रेक होगा, H2 प्लस है ना, H प्लस और SO4 2 माइनस में, इसी में ब्रेक होगा ना। जैसे आप प्लैटिनम यूज कर रहा है, तो प्लैटिनम में आपने अभी बताया कि प्लैटिनम लो होता है, उसमें नहीं होगा, रिएक्शन नहीं करेगा प्लैटिनम। तो प्लैटिनम में तो फिर रिएक्शन नहीं करना चाहिए, तो जैसा वैसे ही रहेगा जैसे CO2। हाँ वही तो, प्लैटिनम में कौन एक्टिव रहेगा, प्लैटिनम का जब हम लोग केस लेंगे ना तो हमारे पास रहेगा H2SO4 का H प्लस OSO4, और H2O का रहेगा H प्लस और OH माइनस। इन दोनों में कंपटीशन रहेगा और ऊपर इन दोनों में। हाँ ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक होगा, उसमें ब्रेक नहीं होता है जब रिएक्टिव मतलब कोई, हाँ वहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड था, कॉपर या सिल्वर इस तरह का कोई एक्टिव मेटल रहा ना जो रिएक्शन कर सकता है, वहां पर बीच वाला ऐसा ब्रेक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब प्लैटिनम दिया है ना तो फिर ये ब्रेक होगा, जैसे कि NaCl हर केस में ब्रेक हो रहा था, है ना। NaCl हर केस में ब्रेक हुआ था क्योंकि सब में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड था। कम रिएक्टिव है, जहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रोड कम रिएक्टिव रहेगा या नहीं रिएक्टिव रहेगा, वहां पर तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है ना वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे पिछला सारा केस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे NaOH या फिर H2O, तो NaOH और H2O दोनों ब्रेक हो रहा था H प्लस इस तरह से करके। अब यहाँ पर क्या क्या ब्रेक होगा, H प्लस, कंपटीशन ऊपर में तो H प्लस ही है, तो यहाँ पर जो कैथोड पर जाएगा निगेटिव कैथोड रिडक्शन, ठीक है ना। तो रिडक्शन तो 100% H का ही होना है क्योंकि यहाँ सिर्फ H ही है। तो यहाँ पर देखो कैथोड पर H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके और H2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं था। अब हम लोग आते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या होगा, एनोड पॉजिटिव और ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीडेशन वाला केस में कंपटीटर यहाँ पर 2 ठो है, एक OH वाला और एक ठो SO4 वाला, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किधर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर बढ़ रहा है। देखो तो किसका ज्यादा है, OH और SO4 में, SO4 OH का ज्यादा है ना। और यहाँ पर केस क्या है, डिल्यूट का है या कंसंट्रेशन का है, डिल्यूट का है। तो हर तरह से OH ही ऑक्सीडाइज होने वाला है। डिल्यूट है मतलब संख्या इसका ज्यादा है इसलिए भी, और ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसलिए भी।
तो यहाँ पर OH जा करके और किस चीज में कन्वर्ट हो गया, O2 और H2, है ना। हाँ, क्योंकि OH जो है, OH यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, OH, और SO4 में OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो OH से देखो क्या बन सकता है, यहाँ पर OH प्लस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, फिर OH और OH मिल करके क्या बनाएगा, H2O प्लस O, फिर O अकेले रहता नहीं है, O से मिल करके क्या बना लेगा, O2। तो हम लोग क्या मिल रहा है, एक O2 मिल रहा है और एक हाइड्रोजन मिल रहा है, H प्लस से हाइड्रोजन मिल रहा था, तो O2 और हाइड्रोजन, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में बताता है, ये जो कॉपर का केस बताया ना कि एक जगह से कॉपर हटेगा और दूसरा जगह आकर के जुटेगा, तो वो कितना जुटेगा, कितना करंट पर कितना जुटेगा, वो हम लोग को बताता है फैराडे का रूल। तो फैराडे का यहाँ पर दो रूल हम लोग को पढ़ना है। पहला रूल हम लोग को बताता है कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, मतलब कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है ना, उससे जो मास निकलेगा या फिर जमा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, इलेक्ट्रिसिटी पास। समझ गया ना। इसमें क्या है फैराडे का फर्स्ट रूल, फैराडे का फर्स्ट रूल यही बताता है कि जो तुम दो कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, उसमें से एक से कॉपर निकल रहा था, दूसरा में जमा हो रहा था, वो कॉपर कितना निकलेगा वो हम लोग को बताता है फैराडे का फर्स्ट लॉ। इन्होंने बताया था कि वो जो कॉपर वहां से निकलेगा या फिर कॉपर जो जमा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना तुम करंट पास कराओगे ना उसके। तो यहाँ से W बराबर Z इंटू I इंटू T, जेड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब वेट हम लोग का जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो वहां पर एक Z आ जाएगा, ठीक है। I करंट है और T टाइम है, Z क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस Z का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, करंट तो दिया रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, Z तुमको निकालना होगा। Z निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस बता 96,500, ठीक है। Z निकालने के लिए ये वाला फार्मूला इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस बटा 96,500। इक्विवेलेंट वेट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी, फिर होता है यहाँ से Z का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा ये काटने में, डिफिनेशन इसका लिखा हुआ है Z का। It defined as the mass of substance deposited when 1 coulomb electricity is passed through a solution, ठीक है। Z को कैसे डिफाइन करोगे, अगर Z निकालना है तो अगर मान लो कि 1 ग्राम मास डिपॉजिट होता है और 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हो तो जो आएगा वो Z का वैल्यू होगा। उसके बाद है फैराडे का सेकेंड लॉ। सेकेंड रूल में उन्होंने क्या बताया था, सेकेंड रूल में बताया था कि अगर दो सेल को सीरीज में जोड़ लेते हो और सीरीज में जोड़ने के बाद उसमें से करंट फ्लो करवाते हो ना, तो जो तुम्हारा वेट डिपॉजिट होगा पहला वाला बटा दूसरा वाला इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट वाला बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड वाला। वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बटा वेट ऑफ एजी डिपॉजिटेड, इसमें मान करके ए चला है कि पहला वाला में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और दूसरा सेल में एजी डिपॉजिट हो रहा है, तो इन दोनों का जो वेट का रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी के, सिल्वर के वेट के रेशियो के बराबर होगा। बस यही इनका दो रूल था। उसके बाद है थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर, जो जमा होगा ना लेयर, उसका थिकनेस हम लोग कैसे पता करेंगे। तो थिकनेस निकालने के लिए फार्मूला है, अगर मान लो कि डायमेंशन ऑफ मेटल शीट, डायमेंशन मान लो कि जो भी मेटल लोगे उसी पर आकर के जमा होगा ना, तो जिस पर जमा होगा उस मेटल का मान लो लंबाई a है और चौड़ाई क्या है b। अब उस पर c थिकनेस का एक तो नया लेयर बनेगा, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये उस टोटल जो जमा होगा कॉपर या फिर सिल्वर उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम होगा ना, मास कितना, अगर यहाँ से मास निकालना चाहेंगे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लेंगे। ए बी सी वॉल्यूम था और ये हो गया डेंसिटी, और एम इंटू जी होता है ना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा, एक ग्राम यूज किया है ना ग्राम के लिए, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं आई टी इंटू इक्विवेलेंट वेट बटा 96,500, जेड आई टी था ना, तो जेड का वैल्यू ई बटा 96,500 है ना। तो यहाँ से सब कुछ दिया हुआ रहेगा और लेयर सी निकालना रहेगा तो सी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, डेंसिटी वगैरह सब गिवन रहेगा। देखो galvanic सेल में हम लोग यूज करेंगे, इससे जो करंट बनेगा ना, उसमें तो पिछलका में हम लोग करंट बाहर से दे रहे थे, है ना, इसमें से करंट हम लोग निकालेंगे और उसका यूज करेंगे टॉर्च जलाने के लिए, फिर रेडियो चलाने के लिए,
या फिर जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है, तो वो ए सेल है। उसी सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इन गैल्वेनिक सेल सम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है ना, वो खुद ब खुद होता है, बाहर से हम लोग करवाने की जरूरत नहीं है। बस 2 ठो केमिकल डाल दो और 2 ठो इलेक्ट्रोड डाल दो, उसको वायर से जोड़ दो, करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। Therefore in galvanic cell chemical energy is converted। यहाँ पर केमिकल एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल इज डेनियल सेल। डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल का क्या है? एग्जाम्पल है। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर भी 2 ठो रहेगा सेल, एक प्राइमरी और सेकेंडरी सेल रहेगा, जो तुम बोल रहा था। 2 ठो बॉक्स अलग अलग रहता है इसमें, ठीक है। उस पीछे वाला में जितना हम देख रहे थे ना, उसमें एक ही डब्बा यूज हुआ था दोनों इलेक्ट्रोड डालने के लिए। यहाँ पर हम लोग 2 अलग अलग डब्बा यूज करेंगे, एक में एनोड रहेगा और दूसरा में कैथोड रहेगा। हाँ, उसमें तो ज्यादा फिगर नहीं दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है वहां पर, और कोई फिगर नहीं है। यहाँ पर हम लोग का जो भी रहेगा ना, एक ही डब्बा के अंदर बंद रहेगा, उसी में कैथोड भी, सॉरी इसमें जो रहेगा ना 2 डब्बा में अलग अलग रहेगा, एक में कैथोड रहेगा, एक में एनोड रहेगा। एक को प्राइमरी सेल बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी सेल बोलते हैं। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा? तो कैथोड में क्या होगा कि कॉपर जो है ना, कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और कॉपर में कन्वर्ट होगा। एनोड पर क्या होगा? जिंक है तो जिंक ब्रेक हो जाएगा, जिंक ब्रेक होगा Zn+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। मतलब एक सेल में जिंक टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर बनेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन वायर से होकर के दूसरा वाला बॉक्स में पहुंच जाएगा, और वहां पर एक कॉपर 2+ जो है ना पहले से रेडी रहेगा उसको गेन करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इस तरह से करंट जो है ना फ्लो करते रहेगा, तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक कि ये चार्ज इसमें बन रहा है। धीरे धीरे होगा क्या ना कि कॉपर, यहाँ पर देखो Zn+ जो है ना, Zn2+ बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? द चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉज लोअरिंग ऑफ फ्री एनर्जी व्हिच अपीयर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मेजर्ड टर्म ऑफ EMF। तो ये बोल रहा है कि इस केमिकल एनर्जी की वजह से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वहां पर सेल का एक अपना EMF बन करके आ जाता है कि इस सेल का इतना 1.5 वोल्ट का है या फिर 1.8 वोल्ट का है। अब इस रिएक्शन को यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है Zn-SO4 और ये है क्या? CuSO4। साल्ट ब्रिज ना भी यूज करो, साल्ट ब्रिज और क्यों यूज होता है हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मान करके चलो कि साल्ट ब्रिज नहीं है। जब साल्ट ब्रिज नहीं है तो यहाँ पर जो है ना Zn, ये ब्रेक होगा किस चीज में? Zn-SO4, ये Zn+ और SO4 2- में ब्रेक होगा, ठीक है। और यहाँ पर CuSO4 है, CuSO4, Cu2+ और प्लस SO4 2- है ना, इस तरह से ब्रेक होता है। Zn-SO4 में Zn पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है कि 2 पॉजिटिव चार्ज होता है? पीछे वाला स्लाइड में दिया हुआ था, Zn पर 2 होता है, ठीक है, और कॉपर पर भी 2 होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, Zn-SO4, Zn2+ प्लस SO4 2-, और एक तो हम लोग लिख लेंगे CuSO4, Cu2+ प्लस SO4 2-, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि Zn जो है ना, जिंक, ये Zn जो है यहाँ से Zn2+ में कन्वर्ट होगा और प्लस 2 ठो इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करेगा और Zn2+ जो है तुम्हारा आ गया इस सॉल्यूशन में, है ना। इसमें सब जगह भर जाएगा क्या? Zn2+। करंट फ्लो करता रहेगा, करंट फ्लो करते करते यहाँ पर जितना करंट फ्लो करेगा ना उतना Zn+ इसमें भरता रहेगा, Zn2+, ठीक है, ये पूरा भर जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर कॉपर क्या होगा? अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता रहेगा, और Cu जो है ना, Cu इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होगा, और Cu2, अगर एक CuSO4 है, अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो Cu+2, अच्छा Cu यहाँ पर ब्रेक हुआ था तो Cu2+ था ना, 2+ था, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके और Cu में कन्वर्ट हो गया ना, Cu में कन्वर्ट हो गया। Cu2+ था ना, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो Cu2+ और प्लस 2 ठो इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, क्या बन गया? Cu।
लेकिन SO4 माइनस का भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। SO4 माइनस जो था ना वो यहाँ पर जमा होते जा रहा है, SO4 2 माइनस बहुत सारा है ना, ये पूरा सोल्यूशन नहीं बनेगा। मतलब सोल्यूशन तो ये है ही, ये सोल्यूशन तुम्हारा ब्रेक हो करके इसका जो कॉपर वाला पार्ट है ना वो न्यूट्रल हो गया, लेकिन SO4 वाला जो पार्ट है ना वो इसमें रह जा रहा है। तो होगा क्या ना कि थोड़ा देर तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन कुछ देर के बाद ये जो SO4 2 माइनस है ना इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा, बोले अब हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। और इधर भी देखो चारों तरफ से Zn2 प्लस से घिर गया है, ठीक है। तो ये भी बोलेगा कि मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है भी नहीं कि हम तुमको देंगे। तो ये जो रिएक्शन है ना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो थोड़ा देर बल्ब जलेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे में फिर से बल्ब जलाने के लिए कि मतलब और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आए, हम लोग यूज करते हैं इस KCl का, साल्ट ब्रिज का। अब साल्ट ब्रिज क्या होगा, एक K प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, है ना। K प्लस जो तुम्हारा है इधर आएगा और आकर के जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना उसको अब खुद एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा। और Cl माइनस जो है ना, Cl माइनस के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन Zn प्लस को दे देगा और इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। यहाँ पर प्रॉब्लम यही हो रहा था ना कि Zn प्लस बहुत सारा बन गया, वो बोल रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आ गया उधर से कि चलो हम दे रहे हैं तुमको इलेक्ट्रॉन Cl माइनस, ये इलेक्ट्रॉन देना इसको शुरू कर दिया। ये क्या बना लेता है, बनाएगा तुम्हारा ZnCl2, ZnCl2 बनाएगा। हालांकि ZnCl2 ऐसा मटेरियल है ना जो मतलब एक चीज होता है ना कि मतलब रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेट बन करके और अलग हो गया, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। अगर प्रेसिपिटेट बनाएगा ना तो वहां भी प्रॉब्लम है, प्रेसिपिटेट बनाएगा सब इस तरह से जुट जाएगा तो सारा जिंक तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जिंक इसमें तो और हम ऐड तो कर सकते हैं सर, हाँ बाहर से डाल सकते हैं, बाहर से तो सॉल्यूशन अगर हमारी तो बाहर से डालते रहोगे तो फिर इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो तो करंट फ्लो करता ही रहेगा। लेकिन हम कितना डालेंगे, मान लो हमारे पास लिमिटेड है, हम और एक्स्ट्रा तो नहीं डाल सकते। मान लो कि 1 ही लीटर है तो 1 लीटर डाल करके छोड़ दिए ना, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक वो हमको करंट दे, है ना। तो उस केस में जैसे ही सैचुरेशन पहुंचता है ना KCl तुम्हारा एक्शन में आएगा। KCl हम लोग लगा देंगे, एक क्या बोलेगा, क्लोरीन बोलेगा कि लो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे दे करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर से करंट फ्लो करने लगेगा। हाँ एक लिमिट तक, हाँ धीरे धीरे, हाँ KCl धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये जो बनता है ना ZnCl2 ये जल्दी खत्म नहीं होता है, यहाँ पर इस चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसा मतलब साल्ट लेते हैं ना जो रिएक्शन करने के बाद प्रेसिपिटेट ना बनाए, इसी में घुल जाए। KCl है उसी में से, हाँ जो मन सो साल्ट हम लोग नहीं ले सकते। अगर मान लो कि ये ZnCl2 बन रहा है और प्रेसिपिटेट अगर बना देता ना तो फिर Zn का काम खत्म, फिर वो ज्यादा करंट हम लोग नहीं खींच पाते उससे। तो इसलिए उस टाइप का इसका हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका गुण क्या क्या होता है, जो आगे के स्लाइड में हम लोग देखें। KCl का काम है थोड़ा देर के लिए और मतलब करंट को बढ़ा देना। गैल्वेनिक सेल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इन गैल्वेनिक सेल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 कंपार्टमेंट। यहाँ पर देखो 2 कंपार्टमेंट में केमिकल रिएक्शन होगा, 2 अलग अलग बॉक्स रहता है, ईच ऑफ व्हिच इज कॉल्ड हाफ सेल। प्रत्येक को क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। एंड कंटेन ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड होता है। CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा था, कॉपर वहां पर इलेक्ट्रोड के रूप में यूज हो रहा था। हाफ सेल इधर राइट और हाफ सेल लेफ्ट। द सॉल्यूशन इन 2 कंपार्टमेंट इज कनेक्टेड थ्रू ए इन्वर्टेड U-shaped ट्यूब कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ अगर अगर जेली, इसमें अगर अगर जेली भी मिला हुआ होता है उस KCl के साथ। एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक देखो क्या क्या ले सकते हो, KCl ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं, NH4NO3 ले सकते हैं, और एक KCl तो हम लेकर के बताए ही थे। तो ये सारा जो है ना साल्ट यहाँ से ब्रेक होगा NH4 और NO3 में। NO3 पर देखना होगा शायद -2 चार्ज होता है, तो अगर इसमें -2 होगा तो इसका +2 हो जाएगा। प्लस माइनस में ब्रेक होना चाहिए, प्लस माइनस में ब्रेक होने के बाद काम होगा। कोई भी साल्ट हम लोग ले रहे हैं बस वो टूटना चाहिए, टूट करके प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाना चाहिए। जहाँ इलेक्ट्रॉन का जरूरत है वहाँ इलेक्ट्रॉन दे दे, और जहाँ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने का जरूरत है वहाँ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले। KCl वही तो कर रहा था, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा तरफ से एब्जॉर्ब कर रहा था और करंट फ्लो कर रहा था। This U-tube containing the 2 compartment is called salt bridge, इसी को हम लोग salt bridge बोलते हैं। Significance of salt bridge, salt bridge का क्या क्या बेनिफिट है, it connects the solution of 2 half cells, thus complete the cell circuit। इस सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। हम लोग बोलते हैं ना एक वायर से जब जुड़ा हुआ था ना तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था,
जब हम लोग एक और साल्ट ब्रिज लगा दिए ना, तो एक तरफ से करंट जा रहा है, दूसरी तरफ से रिटर्न हो रहा है, एक लूप बन गया। तो एक सर्किट कंप्लीट करने का काम कर रहा है। इट हेल्प इन कीपिंग द सॉल्यूशन इन टू हाफ सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कोशिश करता है, जो बहुत सारा चार्ज भर गया था, है ना, सीयू तो सीयू था, SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस बहुत सारा हो गया था। हाँ, एक तरफ सीयू था, दूसरा तरफ Zn2 प्लस था ना, तो Zn भर गया था बहुत सारा, Zn2 प्लस Zn2 प्लस। तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन कर रहा है? साल्ट ब्रिज काम कर रहा है। इट प्रोवाइड्स निगेटिव आयन टू एनोआइडिक हाफ सेल। एनोआइडिक हाफ सेल को क्या करेगा? निगेटिव आयन प्रोवाइड करेगा, ताकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल सके, thus preventing the accumulating of extra positive charge in the solution। तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, जैसे बहुत सारा Zn2 प्लस भर गया था, वो चार्ज जो है वहां से हट जाएगा। और एनोड को क्या देगा? एनोड को देगा ए इलेक्ट्रॉन, है ना। सिमिलरली इन कैथोडिक हाफ सेल, कैथोड को क्या देगा? ए पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा। कैथोड पर बहुत सारा निगेटिव भर गया था ना, उसको SO4 2 माइनस बहुत सारा भर गया था ना। इट प्रोवाइड्स पॉजिटिव आयन टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन। जो SO4 2 माइनस बहुत सारा भर गया था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पर ए लोग क्या दे रहा है? पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो एक को पॉजिटिव आयन दे दिया, एक को निगेटिव आयन दे दिया, और दोनों तरफ जो बहुत सारा पॉजिटिव निगेटिव का एक ए बन गया था, उसको ए न्यूट्रलाइज कर दिया। इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ये देखो, एक क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो दो पोर्ट है ना, दो पोर्ट ना लेकर के एक ही पोर्ट लेकर के और बीच में इस तरह से हम लोग एक पतला सा लेयर दे देते हैं किसी चीज का, कि ये आपस में मिक्स ना हो। तो जब पतला लेयर देंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? SO4 माइनस, ठीक है ना, बहुत सारा SO4 माइनस भर गया था, और यहाँ पर बहुत सारा Zn2 प्लस। ये लोग क्या करेगा ना कि आपस में एक अपोजिट नेचर का यहाँ पर एक बैटरी बना लेगा, ठीक है। एक करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है ना, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, रोकेगा। आपस में ये लोग एक नया सेल का निर्माण कर लेगा, क्योंकि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा प्लस से माइनस की ओर जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ठीक से फ्लो नहीं करने देगा, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर लेगा? बांध लेगा। तो ये जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था इस टाइप का लेयर, इस लेयर को एक खत्म करने में हेल्प करता है। समझ में आया? अपोजिट नेचर का जो लेयर यहाँ पर बन रहा था ना, इलेक्ट्रॉन करंट को बाधित करता है, डिस्टर्ब करता है, उसको ये बनने नहीं देता है। इसको बोलते हैं प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस विच एराइज बिटवीन द टू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एराइज हो जा रहा है, when these are in contact with each other due to different movement of ions, उसको ये लोग क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। कैरेक्टरिस्टिक गुण क्या है KCl का? कैसा होना चाहिए KCl? मतलब साल्ट ब्रिज कैसा होना चाहिए? द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए? सबसे पहले इनर्ट होना चाहिए, एंड बता रहे हैं, एंड शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विथ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं, ऐसा कोई साल्ट नहीं लेना है ना जो अंदर केमिकल में जाकर के रिएक्शन कर ले। मान लो CuSO4 है, उसके साथ रिएक्शन कर लिया और ऐसा चीज बना दिया जिसका मतलब कोई यूज ही नहीं है, प्रेसिपिटेट बना दिया। प्रेसिपिटेट बना दिया तो बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, रिएक्शन तो होता है, अभी हम लोग KCl ले रहे हैं तो अभी रिएक्शन हो रहा है, लेकिन रिएक्शन होने के तुरंत बाद वो फिर से घुल जा रहा है उसी सॉल्यूशन में, घुल करके फिर से आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये हो रहा है, तो इसी को इनर्ट बोल रहा है ये लोग। The cation as well as anion of the electrolyte should have same ionic mobility। आयनिक मोबिलिटी जो है ना कटायन और एनायन का, वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले से लिक्विड में है। जैसे मान लो कि CO2 प्लस, मान लो कि SO4 2 माइनस या फिर जिंक 2 प्लस है पहले से सॉल्यूशन में, तो उसका जो रनिंग का स्पीड है ना, हाँ जिंक का हो गया या SO4 2 माइनस का हो गया, जिस तरह से ए मतलब रन कर सकता है, एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है ना, मोबिलिटी जितना ज्यादा है ना, उतना ही मोबिलिटी क्या होना चाहिए इस कटायन के फलस्वरूप जो टूट रहा है। जैसे मान लो कि बन रहा है K प्लस Cl माइनस, तो जितना इसका मोबिलिटी है ना, उतना ही मोबिलिटी इसका होना चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी जा करके इसको न्यूट्रलाइज कर सके। अगर मोबिलिटी नहीं होगा तो पता चलेगा अंदर जा रहा है, न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पा रहा है, या फिर बहुत कम स्पीड से कर रहा है, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो मोबिलिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एंड ऑलमोस्ट
सेम ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होना चाहिए। जैसे KCl हो गया, NO3 हो गया, NH4 हो गया, तो ये सारा हम लेंगे ना, तो ये सबका मोबिलिटी अच्छा रहता है। NO3 है, ये भी टूटेगा, K प्लस NO3 माइनस में ब्रेक होगा। पोटेशियम नाइट्राइट या नाइट्रेट होगा, एक बार देख लेना क्या होता है NO3 का। K से तो पोटेशियम हो गया। उसके बाद among the galvanic cells, when cell is designed in such a manner to make the use of spontaneous reaction between Zn and copper ion produce an electric current, the cell is called, इसी को डेनियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना, वही चीज के बारे में लिखा हुआ है। इन डेनियल सेल द एनोड इज मेड ऑफ जिंक, एनोड किस चीज का बना होता है, जिंक का बना होता है, और इससे जिंक सल्फेट में रखा जाता है। और कैथोड क्या होगा, कॉपर का बना होता है, और उसको कॉपर सल्फेट में रखा जाता है। यहाँ पर कुछ और टर्म्स दे दिया है, यहाँ पर बता रहा है कौन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा कौन नहीं होगा। इसमें क्या किया है ना कि बाहर से एक तो मतलब बैटरी लगा दिया है, ठीक है, और ये बैटरी जो लगाए है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में लगाया है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहले से मान लो करंट इधर फ्लो कर रहा था, तो ये इस तरह से लगा दिया कि करंट इधर से फ्लो करे, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, हाँ CU की तरफ से फ्लो करे। तो अगर हम लोग ऐसा लगा देंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पर E एक्सटर्नल बराबर 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट दिया हुआ है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट। देखो यहाँ से भी मतलब पोटेंशियल जो बन रहा था ना, जो हमारा पहले वाला इलेक्ट्रोड था 1.1 वोल्ट ही बन रहा था, अरे रिवर्स में 1.1 वोल्ट का लगा दिया तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। दोनों अपोजिट लगा, दो उल्टा बैटरी तुम लगा दिया, एगो बोल रहा है करंट इधर जाओ, दूसरा बोल रहा है करंट इधर जाओ। इसमें कम रखा है तो इसमें कम रखा है तो करंट फ्लो करेगा, है ना, 1.1 वोल्ट से कम है, हमारा करंट इधर से एनोड से कैथोड की ओर फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, लेकिन कम फ्लो करेगा। और यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब दे दिया है, ज्यादा दे दिया है तो ऐसे में उल्टा करंट फ्लो करने लगेगा, 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे दिया है इसमें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, अब गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, मतलब उतना सारा हम लोग नहीं लिखेंगे, दो डिफरेंट सेल बन रहा है ना, लेफ्ट और राइट दो सेल बन रहा है, तो उन दोनों को एक साथ लिखने का एक तरीका है। कैसे लिखा जाता है, एनोडिक साइड ऑफ द सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग मेटल और सॉलिड फेज फर्स्ट। यहाँ पर देखो जिंक था एनोड में, तो पहले जिंक लिख दिए, सॉलिड फेज इसका लिख दिए, और बाद में इलेक्ट्रोलाइट, देन द इलेक्ट्रोलाइट या फिर कटायन, यहाँ पर लिख दिए Zn2 प्लस, पहले एनोड वाला लिखोगे, फिर दो लाइन खींच दोगे Zn प्लस, फिर दो लाइन दे देंगे। इसका मतलब होगा कि अब हम दूसरा तरफ का लिख रहे हैं, और दूसरा तरफ में पहले उसका जो आयन है ना उसको लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉलिड या फिर मेटल फेज जो है उसको लिख देंगे। तो एक लाइन में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से अगर कहीं पर लिखा देखे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हाफ सेल के बारे में बोल रहा है, अरे सेकेंड हाफ सेल के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर देखो एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से दिया है, एक किस चीज के बारे में देगा, एनोड ना, और इधर वाला हम लोग कैथोड के बारे में। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखना है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ है। देखो एक तो हुआ है Cu, ये बन गया Cu2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें Hg2 प्लस है ना, एक क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और बना दिया Hg। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Hg2 प्लस, इधर Hg प्लस Cu2 प्लस, ये नेट रिएक्शन हो जाएगा। तो एक ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन उसमें थोड़ा दिखेगा, हाँ ये वाला दिया होगा पर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ होगा, देखो। उसके बाद देखो ये नर्नेट इक्वेशन आ गया। नर्नेट इक्वेशन हम लोग को रिलेशन बताता है, किस चीज का रिलेशन बताता है, बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रोड का अपना कितना वोल्टेज है वो उसके बीच में, और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है उसके बारे में, ठीक है। क्या क्या बताएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये वाला तुम्हारा कंसंट्रेशन है। इस तरह से कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में हम लोग को रिलेशन बताता है। इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो ये हाफ सेल के लिए दिया है, Mn प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया और M सॉलिड बना लिया, है ना। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड के केस में माइनस RT बटा NF लॉग
एम एस, यहाँ पर सॉलिड के लिए एम एस यूज किया है, ये वाला मतलब राइट साइड वाला कंसंट्रेशन बटा लेफ्ट साइड वाला एम एन प्लस ना। तो अगर मान लो कि ए रिएक्शन अगर इस तरह से रहा, एम और यहाँ पर क्या बना लेगा, एम प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना। ठीक है, अगर ये मान लो कि कोई सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड क्या किया और आयन में कन्वर्ट हो गया और कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तब ये वाला इक्वेशन उल्टा हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, एम एन प्लस ऊपर लिखना पड़ेगा, एम एस प्लस नीचे लिखना पड़ेगा ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट साइड वाला को पहले लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। अगर इस तरह से रहा तो फिर पहले ये वाला ऊपर लिखाएगा ना, ये वाला ऊपर लिखाएगा और ये नीचे लिखाएगा, है ना। तो या तो उल्टा करके लिखो इसको, या फिर यहाँ पर माइनस को प्लस बना दो, एक ही बात है। प्लस बना, इसको प्लस बनाने का मतलब कि ये वाला रिवर्स हो जाना, ठीक है। रिवर्स जब करना होता है ना, हाँ वही, इतना के पावर -1 करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना। बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर इसका पावर -1 रहा तो ये पावर लॉग के पहले चला जाता है ना। अगर ए रिएक्शन रहा तो तुम लिखोगे ना एल एन एम एन प्लस बटा एम, ऐसे लिखोगे ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन एम बटा एम एन प्लस, और यहाँ पर माइनस साइन दे देंगे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एल एन एम बटा एम एन प्लस, है ना। तो यही चीज आ गया। एम एस देखो, इसमें भी सॉलिड वाला ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन आ गया, तो ओ माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। इसको देखो अगला स्लाइड में समझते हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना होगा तो टोटल पोटेंशियल में से हम लोग ए वाला घटा देंगे, कंसंट्रेशन वाला पार्ट। अब आगे यहाँ पर जो है ना, ए रिएक्शन कुछ इस टाइप का है। यहाँ दो रिएक्शन हुआ है, दोनों सेल का लिखा हुआ है, ठीक है ना, कैथोड और एनोड दोनों का। एक में क्या हुआ है, एम डैश जो है एम डैश से एम डैश एन प्लस और प्लस एन इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया और ए रिएक्शन हुआ पहला। और दूसरा रिएक्शन क्या हुआ है, एम एन प्लस, ये क्या किया, एन तो इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना लिया है एम। ये दो रिएक्शन हुआ है ना। हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे उसमें माइनस था, ए वाला तुम्हारा किसके लिए है, इसके लिए है। ऊपर वाला यही लिखा हुआ था, ऊपर वाला जो पिछला जो स्लाइड था। अब इस स्लाइड में ए वाला रिवर्स है, रिवर्स है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस है ना इसको प्लस करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर सॉलिड नहीं लिखा है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 मान करके चलते हैं, तो यहाँ पर 1 लिखा है सॉलिड के जगह पर। 2.30 उसका वैल्यू है। 2.30 क्यों लिखा, क्योंकि पहले वाला जो पिछला इक्वेशन हम लोग देखे थे ना, वहाँ नीचे वाला में लिखा था, ऊपर में एल एन लिखा हुआ था, नीचे लॉग लिखा हुआ था। तो एल एन को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं ना तो इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वैल्यू है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों सेल का कैथोड और एनोड का डिफरेंस लेना चाहेंगे, वही सेल का ईएमएफ कहलाता है। तो यहाँ पर देखो कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड वाला तुम्हारा कौन सा है, एम एन प्लस वाला, एक कैथोड का है, एनोड का है, दोनों को घटा दो, घटाने से तुम्हारा ए वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एम एन प्लस एम, ये वाला लिखा है ना, और फिर माइनस 2. एम एन प्लस ए वाला लिखा, इसको घटाओ ना, घटाओगे तो कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। नहीं कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डैश है, यहाँ पर डैश वाला यूज किया है। ए वाला तुम्हारा ऊपर वाला वैल्यू है इतना दूर ना, और इधर जो लिखा हुआ है वो नीचे वाला वैल्यू है, इसी को घटाया हुआ है। देखो ना यहाँ पर घटाओगे तो क्या होगा, घर पे जाके एक बार देख लेना इसको, फर्स्ट माइनस सेकंड किया है, इसको घटाओगे तो घटा करके फिर एक बार थोड़ा सा सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद देखो ये दोनों को घटा, दोनों को एक जगह कर लिया, इन दोनों को एक जगह कर लिया। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो ये दोनों डिवाइड में चलाएगा, लॉग में अगर माइनस रहेगा तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये फाइनल तुम्हारा ये इक्वेशन बन करके आ गया, यही नॉर्डनेट इक्वेशन है। क्वेश्चन कर लेना है, यहाँ पर Na2+ का कंसंट्रेशन बटा Ag2+ का कंसंट्रेशन, फार्मूला वही है, बस फार्मूला में सारा वैल्यू रख देना है, क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। एनसीईआरटी का ही है प्रॉब्लम। सेल का यहाँ पर ई नोट भी यहाँ पर दे दिया है।
और बाकी सब तो तुमको पता रहेगा। एन आई नॉट तो सब गिवन रहेगा। कंसंट्रेशन दे ही दिया है एजी और एन आई का, Na2 प्लस Ag2 प्लस का कंसंट्रेशन दे दिया है, कोई फॉर्मूला बैठा है तो उसको सोल्व कर देना है। बस यही है तुम्हारा चैप्टर।